जब रिलायंस संप्रदाय के ऊपर आकाश में वह चिन्ह दिखाई दिया तो बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्य विस्मय और सदमे से ऊपर देखने लगे। उनके मन में हलचल मच गई, उनकी आंखें खालीपन से भर गईं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या देख रहे हैं। आसमान में फैले सुनहरे अक्षरों को देखकर उनके हृदय कांप उठे। फैटी, जो मछली के शल्कों वाली तलवार से अपने दांत पीस रहा था, घुटन भरी आवाजें निकाल रहा था और वह दृश्य देखकर अपनी जीभ पर वार करने से बाल बाल बच गया। एकांत ध्यान में बैठे शांगगुआन शियू ने अचानक अपना सिर उठाया। जब उसने देखा कि क्या हो रहा है तो उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें अविश्वास से चमक उठी। उसका चेहरा बदल गया, मानो उसने अचानक किसी अविश्वसनीय रूप से भयावह चीज के बारे में सोच लिया हो। वह पलक झपकते ही खड़ा हो गया और अचानक एक टेलीपोर्टेशन मंत्र प्रकट हुआ जो उसने वर्षों पहले तैयार किया था। जितनी जल्दी हो सके उसने मंत्र में प्रवेश किया, फिर गायब हो गया। पूर्वी पर्वत पर मुख्य मंदिर के हॉल में जैसे ही मिंगहाओ और अन्य लोग प्रकट हुए, हे लुओहुआ का चेहरा उतर गया। आकाश की ओर देखते हुए उनका चेहरा पीला पड़ गया और वे लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हट गए। महाशय डोयांग मुख्य मंदिर से बाहर भागे। आकाश की ओर देखते हुए उनका चेहरा गंभीर था। क्या आपने कुलपति के ध्यान क्षेत्र में कुछ छुआ? उन्होंने पीछे मुड़कर उनकी ओर देखते हुए पूछा। उनके हाव भाव बहुत गंभीर थे और उनकी आवाज भी। जब हम जाने ही वाले थे तो एक पत्थर का स्तंभ प्रकट हुआ। चेन फैन ने पीड़ा से भरे स्वर में कहा। हमें चिंता थी कि अगर हम इसे अपने साथ ले गए तो यह संप्रदाय के लिए विपत्ति ला सकता है, इसलिए हमने इसकी प्रतिलिपियां बनाई। उन्होंने अपनी जेब पर्ची निकाली, जैसा कि मिंगहाओ और शू किंग ने भी किया। उन्होंने उसे महाशय डोयांग को दे दिया। यह है। महाशय डोयांग की भौहें सिकुड़ गईं और फिर उनकी आंखें अविश्वास से चमक उठीं। इसका अध्ययन करने की कोई जरूरत नहीं है, यह नकली है, हे लुओहुआ ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। पत्थर का स्तंभ और आकाश में लगा चिन्ह दोनों ही नकली हैं। उसने जमीन की ओर देखा, फिर सिर हिलाया। झाऊ राज्य से अन्य संप्रदाय जल्द ही आएंगे। रिलायंस संप्रदाय इस विपत्ति से बच नहीं पाएगा। वे यहाँ कुलपति के लिए हैं। उसने अपनी आस्तीन फड़फड़ाई और पूरे रिलायंस संप्रदाय में एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक मध्यम रोशनी उठी जिसने सब कुछ ढक लिया। तुम तीनों आंतरिक संप्रदाय के शिष्य हो। मुख्य मंदिर हॉल में जाकर प्रतीक्षा करो। जैसे ही उसकी आवाज निकली, चारों दिशाओं से आकाश में प्रकाश की धुंधली किरणें चमक उठी, लगभग 20 तेज सीटी की चीखों के साथ। धुंधली किरणें रिलायंस संप्रदाय को घेरे हुए ढाल के पास पहुंची और जैसे ही वे पहुंची, आकाश और धरती हिल गए। चारों पर्वत शिखर ऐसे कांप उठे मानो वे ढह जाएंगे। आसपास के जंगली पहाड़ों में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी जंगली जानवर डर के मारे कांप रहे थे, एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। आकाश में लगभग 20 लोगों में से 6 लोग समूह के केंद्र थे। 4 पुरुष और 2 महिलाएं थीं और वे सभी वृद्ध थे। उन्होंने आलीशान वस्त्र पहने हुए थे और उनके साधना केंद्रों से निकलने वाली शक्ति भयावह थी। इन 6 लोगों में से प्रत्येक के पीछे 2 या 3 साधक अनुयायी थे, जिनमें से प्रत्येक का साधना केंद्र महापुरुष ओयांग के बराबर था। ये लगभग 20 लोग झाऊ राज्य के सबसे शक्तिशाली लोग थे और अब वे रिलायंस संप्रदाय पर काले बादलों की तरह टूट पड़े थे। रिलायंस संप्रदाय, एक आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। बाहरी संप्रदाय की इमारतें मानो किसी भी क्षण ढह जाएगी। बाहरी संप्रदाय के कई शिष्यों के चेहरे भय से भर गए और वे खून की खांसी करने लगे। शीत पवन संप्रदाय शक्तिशाली है, हे लुओहुआ ने हड़बड़ाते हुए कहा। पहाड़ की चोटी पर खड़े खड़े उसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी गूंजी, जो अभी अभी बोली गई आवाज को दबा रही थी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक अदृश्य हवा के उठने जैसी भिनभिनाहट हुई। यह हवा उस व्यक्ति की ओर तेजी से बढ़ी जिसने अभी अभी बोला था, उसे घेर लिया। अचानक काला पड़ गया और एक विशाल आकारहीन मुंह में बदल गया जो मानो कोर फॉर्मेशन चरण के संग शीत पवन संप्रदाय को निकल जाएगा। उस व्यक्ति का चेहरा बदल गया और वह बिना किसी हिचकिचाहट के तेजी से पीछे हट गया। बस एक शक्तिशाली कोर फॉर्मेशन विशेषज्ञ ने लुओहुआ की ओर देखते हुए कहा। उसकी आवाज हल्की थी लेकिन दमनकारी शक्ति से भरी हुई थी। उसने बांसुरी की छवियों से कढ़ाई किया हुआ एक लंबा बैंगनी वस्त्र पहना हुआ था। भौहें चढ़ाते हुए उसने अपना हाथ उठाया और आकारहीन काली हवा गायब हो गई। साथ ही दांववादी है, स्वर्ग में यह चिन्ह आपके रिलायंस संप्रदाय से आया है, कृपया इसे हमें सौंप दें। बाहरी संप्रदाय में मानो मौत का सन्नाटा छा गया। शिष्यों को लगा कि मौत का साया उन पर मंडरा रहा है। मुख्य मंदिर हॉल में मिंगहाओ, चेन फान और शू किंग चुपचाप बैठे थे। वे जानते थे कि बाहर के लोगों में से किसी के पास भी इतने भयानक साधना केंद्र हैं कि वे एक हाथ के इशारे से उन सभी को नष्ट कर सकते हैं। मिंगहाओ का दिल उन्हें देखते ही धड़क उठा। उसने पहली बार इतने शक्तिशाली लोगों को देखा था। उसके मन में अचानक और अधिक शक्तिशाली बनने की तीव्र इच्छा भर गई। हे लुओहुआ खड़ा था पूर्वी पर्वत की चोटी पर, लोगों के समूह की ओर देखते हुए। कुछ देर बाद उसने आह भरी। आप मुझसे क्या सौंपना चाहते हैं? मुझे नहीं पता कि वह चिन्ह कहां से आया है। बिना लड़े हार मान लो, बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। रिलायंस संप्रदाय के महान सुरक्षात्मक मंत्र को नष्ट कर दो। हमें स्वतंत्र रूप से खोज करने दो। इसे सौंपने का हमारा यही मतलब है। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो इस तथ्य के बावजूद कि हम झाऊ राज्य के साथ ही साधक हैं, हम तुम्हारे महान मंत्र को नष्ट कर देंगे और फिर रिलायंस संप्रदाय का सफाया कर देंगे। रिलायंस संप्रदाय का सफाया करो। हे लुओहुआ अचानक जोर से हंसा और जोर से यह पूरे रिलायंस संप्रदाय में गूंज उठा। हंसते हुए उसने देखा कि ग्रैंड एल्डर ओयांग उसके बगल में खड़े हैं, मानो वे मौत से लड़ने के लिए तैयार हों। उसने मुख्य मंदिर हॉल में गंभीर रूप से बैठे 3 आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को भी देखा। फिर उसने खून से लथपथ बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की भीड़ पर नजर डाली। वह जानता था कि वे आशाहीन, असहाय हैं। वह कैसे पलटवार कर सकता था? वह कैसे सुनिश्चित कर सकता था कि बाहरी संप्रदाय के शिष्य एक और दिन भी जीवित रहे? वह इस विपत्ति को कैसे टाल सकता था? जब तक मैं रिलायंस संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख हूं, मैं बाहरी लोगों को हमें धमकाने और अपमानित करने की इजाजत नहीं दूंगा। लेकिन मेरे पास वास्तव में सभी की रक्षा करने का कोई तरीका नहीं है। उसकी हंसी में दुहक तो था, लेकिन साथ ही आशा की एक छोटी सी किरण भी थी।
भले ही आप रिलायंस संप्रदाय का सफाया न करें, मुझे डर है कि यह ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। इसलिए आज से रिलायंस संप्रदाय भंग हो गया है। मुझे अब इन तुच्छ पहाड़ों की कोई जरूरत नहीं है। उसने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और हवा में उड़ गया। स्तब्ध ग्रैंड एल्डर ओयांग उसके पीछे पीछे चला गया। वे हवा में तैर रहे थे, रिलायंस संप्रदाय को देख रहे थे जो इतने 60 साल के चक्रों से उनका घर रहा था। उनके चेहरे पर दुहक की लहर थी। शिष्यों, मेरा आदेश सुनो। रिलायंस संप्रदाय अब भंग किया जाता है। अब से तुम इसके शिष्य नहीं रहे। इस दुनिया में अब कोई रिलायंस संप्रदाय नहीं है। उसकी आंखों में खून की नसें दौड़ गईं। झाऊ राज्य के लगभग 20 विशेषज्ञ हेलोहुआ के चौंकाने वाले शब्दों को सुनकर ठंडी हंसी हंसने लगे। क्या तुम संतुष्ट हो? उसने पूछा। यहाँ मौजूद किसी भी खजाने या चिन्ह का न तो मुझसे कोई लेना देना है, नहीं मेरे नीचे इन संप्रदाय विहीन पिल्लों से। अगर तुमने किसी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं अपना महान सुरक्षात्मक मंत्र विस्फोट कर दूंगा और फिर हम सब एक साथ नष्ट हो जाएंगे। उसकी आवाज दृढ़ थी और उसके शब्दों की कड़वाहट ने झाऊ राज्य के विशेषज्ञों के दिलों को थोड़ा कांप दिया। साथ ही दांववादी है, चूंकि तुमने यह निर्णय ले लिया है, इसलिए निश्चित रूप से हम तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं करेंगे। 6 सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों में से एक बूढ़ी औरत ने कहा। रिलायंस संप्रदाय भंग हो गया है। अगर आप अलग हट जाए तो हम किसी भी शिष्य के लिए समस्याएं पैदा नहीं करेंगे। आप निश्चिंत रह सकते हैं। उसकी नजर बिजली की तरह चमक रही थी। रिलायंस संप्रदाय पर नजर डालते ही वह समझ गई कि जिस वस्तु से यह चिन्ह आया था वह यहीं स्थित थी, लेकिन किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं थी। मिंग हाओ ने आकाश की ओर देखा और जैसे ही हेलोहुआ के शब्द उसके कानों में गूंजे, उसे जंगल के कानून की याद आ गई। संप्रदाय का नेता कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे संप्रदाय को भंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। चेन फैन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लड़खड़ाते हुए पैरों से कुछ कदम पीछे हट गई। जू किंग ने अपना सिर नीचे कर लिया। तियानलाओ से साथी ताओवादी के शब्द सुनकर मुझे सुकून मिल रहा है। हेलोहुआ ने अपनी आस्तीन फड़फड़ाई और वह महान सुरक्षात्मक मंत्र गायब हो गया। इसके साथ ही वह वहां से चला गया। उसके पीछे ग्रैंड एल्डर ओयांग भी थे। आकाश में तैरते लोगों के समूह में से कुछ लोग चमकती आंखों से हेलोहुआ को देख रहे थे, साफ तौर पर उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी उनका ध्यान रिलायंस संप्रदाय की तलाशी लेने की संभावना ने खींचा हुआ था। मुख्य मंदिर हॉल के अंदर चेन फैन का चेहरा पीला पड़ गया था। वह कुछ कदम और पीछे हटा, जब तक कि वह कुलपति रिलायंस की मूर्ति से सटकर खड़ा नहीं हो गया। ठीक उसी क्षण आकाश में एक तेज आवाज गूंज उठी और बिजली की चमक तेजी से चमकने लगी। एक ठंडी हंसी फूट पड़ी जिसने सभी साधकों को अंदर तक झकझोर दिया। झाऊ राज्य के विशेषज्ञों के चेहरे भी कांप उठे। किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, आवाज गरजी। एक विशाल ढाल अचानक पूरे रिलायंस संप्रदाय पर छा गई, जिसने अनगिनत किलोमीटर तक फैली हर चीज को हर दिशा में ढक लिया। कोई भी चाहकर भी नहीं जा सकता था। हेलोहुआ का चेहरा बदल गया। उसने आकाश की ओर देखा और लगभग 300 मीटर व्यास का एक विशाल फेंगशुई कंपास देखा। उसके ऊपर एक खूबसूरत महिला खड़ी थी जिसने एक आलीशान गहरे हरे रंग का लबादा पहना हुआ था। उसके बाल एक फीनिक्स हेयरपिन से बंधे थे। दर्जनों साधक उसे घेरे हुए थे, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं थीं और सभी बेहद खूबसूरत थीं। नीचे देखते हुए उनके हाव भाव घमंडी और ठंडे थे। ठीक है, किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। अचानक मानो हवा फट गई और एक बड़ा कवचधारी आदमी हंसता हुआ प्रकट हुआ। उसके कंधे पर एक विशाल सुनहरी तलवार लटकी हुई थी और उसके पीछे दर्जनों साधक थे। लोग सभी बड़े और लंबे, उनके चेहरे हत्या के इरादे से भरे हुए थे। गोल्डन फ्रॉस्ट संप्रदाय की झाऊ शानलिंग, दांव रक्षक, फेंगशुई कंपास के बीच में खड़ी सुंदर अधेड़ महिला ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी नाक वाकई बहुत संवेदनशील है। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। अगर ब्लैक सीव संप्रदाय की महिलाएं आ सकती हैं, झाऊ शानजुन ने हंसते हुए जवाब दिया, तो गोल्डन फ्रॉस्ट संप्रदाय के पुरुष क्यों नहीं आ सकते? तभी विशाल ढाल के बाहर से एक आह निकली। आकाश से एक ठंडी रोशनी नीचे आई और जैसे ही वह पास आई, वह चमकती ढाल को भेदती हुई अंदर आ गई। क्षतिग्रस्त हिस्से से लगभग 300 मीटर लंबी एक उड़ती हुई तलवार निकली। आदिम दिखने वाली नीले रंग की तलवार घूमती हुई तीव्र ठंड से घिरी हुई उड़ी, जिससे रिलायंस संप्रदाय के आसपास के पूरे क्षेत्र में बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। तलवार के ऊपर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसने एक लंबा विद्वान का चोगा पहना हुआ था और अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए थे। विशाल तलवार पर वह अकेला व्यक्ति था, लेकिन उसके चेहरे से एक ऐसे व्यक्ति का आभामंडल निकल रहा था जो बिना किसी की रोक टोक के आकाश में विचरण कर सकता था। एकाकी तलवार संप्रदाय, हेलोहुआ ने कहा। उसका चेहरा बदल गया। वह एकाकी तलवार संप्रदाय के इस विद्वान की पहचान जानता था, जो दक्षिणी क्षेत्र का सर्वोच्च संप्रदाय था। उनके संप्रदाय में एक कहावत थी, केवल एकाकी तलवार ही संप्रदाय से बाहर जाए और स्वर्ग हिल जाएगा। तो पता चला कि यह साथी ताओवादी झोंग यान्यून है। उस सुंदर अधेड़ महिला ने हाथ जोड़कर उसका अभिवादन करते हुए कहा। विशालकाय झाऊ शानलिंग ने भी उसे चुपचाप अभिवादन किया। उसके चेहरे पर भय की एक झलक थी। ये सब अचानक घटित होते देख मिंग हाओ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पहली बार इतने सारे संप्रदायों के इतने शक्तिशाली लोगों को देखा था। वह विशेष रूप से उस विशाल दक्षिणी क्षेत्र के 3 महान संप्रदायों के सदस्यों के रूप रंग से प्रभावित हुआ, जिसके बारे में चेन फैन ने उसे बताया था। दक्षिणी क्षेत्र, मिंग हाओ ने गहरी सांस ली। शू किंग उसके बगल में शांत भाव से खड़ी थी। यह बताना असंभव था कि वह क्या सोच रही थी। मुख्य मंदिर हॉल के पीछे पीले चेहरे वाले चेन फैन ने उदास होकर अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और मूर्ति पर एक छिपे हुए स्थान पर दबाया। तुरंत पैट्रियार्क रिलायंस के ध्यान क्षेत्र का प्रवेश द्वार बिना किसी आवाज के बंद हो गया और गायब हो गया। दरअसल संप्रदाय के अंदर या बाहर किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, यहाँ तक कि झोंग यान्यून और दक्षिणी क्षेत्र के अन्य लोगों को भी नहीं। कुलपति, शिष्य चेन आपको सुरक्षित और स्वस्थ रखेंगे, उन्होंने धार्मिकता से भरी आवाज में कहा। मैं इनमें से किसी को भी आपके ध्यान में खलल नहीं डालने दूंगा। वह संप्रदाय के प्रति वफादार और सच्चे थे और बड़ी से बड़ी खतरे में भी उसकी रक्षा करने को तैयार थे। जब उनकी योजना सफल हुई तो उन्होंने एक गहरी सांस ली। उन्हें जरा भी अफसोस नहीं हुआ।
इस बीच रिलायंस संप्रदाय के कब्रिस्तान के नीचे गुप्त कक्ष में कुलपति रिलायंस उत्साह से भरे हुए विजयी भाव से कार्यवाही देख रहे थे। जल्द ही वे मेरे ध्यान क्षेत्र का प्रवेश द्वार ढूंढ लेंगे, फिर वे अंदर घुसेंगे और मेरे छिपे हुए कक्ष को तोड़ देंगे। आखिरकार अब मैं यहाँ फंसा नहीं रहूंगा। जैसे ही उन्होंने उत्साह से ये शब्द कहे, उनका चेहरा अचानक बदल गया। यह धिक्कार है। तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने चेन फैन को बेहद सावधानी से हिलते हुए देखा। पैट्रियार्क रिलायंस स्तब्ध होकर देखता रहा जब ध्यान क्षेत्र का प्रवेश द्वार चुपचाप बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। बेशक यह सुरक्षा कवच उसने वर्षों पहले किसी शक्तिशाली शत्रु के आने की स्थिति में बैकअप के तौर पर स्थापित किया था। उसने यह रहस्य अपने उत्तराधिकारियों को सौंप दिया था और यह पीढ़ी दर पीढ़ी बाहरी लोगों को ध्यान क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने का तरीका था। एक बार यह सक्रिय हो जाने पर आत्माविच्छेदन अवस्था में किसी व्यक्ति को छोड़कर कोई भी प्रवेश द्वार नहीं खोज पाएगा। जब उसने इसे स्थापित किया था तब वह गर्व से भर गया था, क्योंकि वह जानता था कि वह पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वर्षों बाद यह दिन आएगा। वह वास्तव में पूरी व्यवस्था के बारे में भूल गया था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो नहीं भूले थे। धिक्कार है। मुझे तो यह आदेश दे देना चाहिए था कि इस संप्रदाय में किसी भी नैतिक चरित्र वाले व्यक्ति को स्वीकार न किया जाए। कोई धर्मी व्यक्ति नहीं, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं। बच्चे, तुम। वह वहीं स्तब्ध बैठा रहा, मन ही मन बुदबुदा रहा था, रोना चाहता था पर आंसू नहीं बहा पा रहा था। उसने उस पत्थर के स्तंभ के बारे में, अपनी सोची समझी योजनाओं के बारे में, अपने द्वारा बहाए गए खून के बारे में और कैसे एक व्यक्ति ने यह सब बर्बाद कर दिया, सोचा। बेशक इस व्यक्ति के इरादे नेक थे, लेकिन जैसे ही उसने उसकी अदम्य बहादुरी और वफादार व्यवहार के बारे में सोचा, पैट्रियार्क रिलायंस कांपने लगा। जब उसे लगा कि वह निराशा की पराकाष्ठा पर है, तभी एकांत तलवार संप्रदाय के झो यान्यून वहां पहुंचे। उन्होंने संप्रदाय को देखा, अपनी इंद्रियों को उस पर केंद्रित किया, जैसा कि ब्लैक सीव संप्रदाय की सुंदर महिला और विशालकाय झाओ शानलिंग ने भी किया था। अपनी शक्तिशाली इंद्रियों से उन्होंने रिलायंस संप्रदाय पर पूरी तरह से नजर डाली, उसकी बारीकी से जांच की। झाओ राज्य के विशेषज्ञ डरे हुए देखते रहे और फिर वे भी अपनी इंद्रियों से खोजबीन करने लगे। कुछ देर बाद एकांत तलवार संप्रदाय के झो यान्यून की भौहें तन गईं। वह इन पहाड़ों में परम आत्मा के ग्रंथ की आभा महसूस कर सकता था, लेकिन यह भी जानता था कि यह रिलायंस संप्रदाय के किसी भी अनुयायी के पास नहीं है। वह उसे ढूंढ ही नहीं पा रहा था। सिर्फ उसकी ही नहीं, उस खूबसूरत महिला की भी भौहें तन गईं। वे जमीन पर उतरे और खुद खोजबीन करने लगे। झाओ राज्य के विशेषज्ञों ने भी ऐसा ही किया और जल्द ही रिलायंस संप्रदाय लोगों से भर गया। मिंग हाओ और अन्य लोगों को मुख्य मंदिर हॉल से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद उसे तहस-नहस करने की हद तक खोजा गया। आकाश में वह अजीब निशान धुंधलाने लगा और फिर भी किसी को एक भी सुराग नहीं मिला। लोग खोजबीन के लिए भूमिगत क्षेत्रों में भी उतरे, लेकिन फिर भी वे खाली हाथ लौटे। उन्होंने देखा कि चिन्ह धीरे धीरे बिखर गया, एक क्रिस्टलीय चमक में बदल गया जो अंततः गायब हो गई। उदात्त आत्मा शास्त्र की आभा भी गायब हो गई, मानो वह चिन्ह के साथ आई और चली गई हो। रिलायंस संप्रदाय धीरे धीरे शांत होने लगा। कोई मूल्यवान खजाना नहीं मिला था। यहाँ तक कि काले पहाड़ में ड्रैगन की गुफा की भी तलाशी ली गई थी। जहाँ तक ड्रैगन की लाश की बात है, उसे कुछ समय पहले वांग तेंगफेई ने हटा दिया था, जिससे गुफा खाली हो गई थी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, खोज अपने निष्कर्ष पर पहुंच गया। दक्षिणी क्षेत्र के महान संप्रदायों के 3 सदस्य कुछ शर्मिंदा लग रहे थे। उन्होंने यहाँ टेलीपोर्ट होने के लिए आत्मा रत्न खर्च किए थे, फिर भी खाली हाथ लौटे थे। उन्हें एक तरह की क्षति का एहसास हुआ। यह बच्चा बुरा नहीं है, झो यान्यून ने अपनी विशाल तलवार पर खड़े होकर हवा में तैरते हुए कहा। उसकी नजर जमीन पर पड़ी और चेन फान पर पड़ी। अगर तुम एकांत तलवार संप्रदाय के शिष्य बनने के इच्छुक हो तो मेरे साथ दक्षिणी क्षेत्र चलो। उत्कृष्ट आत्मा शास्त्र की खोज के दौरान उसने चेन फान की छिपी प्रतिभा को देखा था और उसे वह पसंद आया था। उसने विशेष रूप से चेन फान के धार्मिक भाव पर ध्यान दिया, जो एकांत तलवार संप्रदाय की साधना प्रथाओं के अनुरूप था। यह कहते हुए उसने एक उंगली उठाई और चेन फान हवा में ऊपर तैरने लगा। मिंग हाओ, शू किंग और सभी बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की नजरों के सामने वह झो यान्यून की ओर बढ़ गया। झाओ राज्य के विशेषज्ञ ईर्ष्या से देख रहे थे, यह जानते हुए कि वह युवक कितना भाग्यशाली था। हे लोहुआ और महापुरुष ओयांग चुपचाप देखते रहे, उनकी भावनाएं कुछ मिश्रित थीं। अंततः उन्हें पता चला कि रिलायंस संप्रदाय बहुत छोटा है। अगर आंतरिक संप्रदाय के किसी शिष्य को बेहतर मार्ग पर चलने का अवसर मिले तो उन्हें बहुत खुशी होगी। चेन फैन ने शुरू किया, शिष्य चेन फैन। उसके चेहरे पर परस्पर विरोधी भावनाएं उभर आईं। उसने रिलायंस संप्रदाय, हे लोहुआ और महापुरुष की ओर देखा, जिन्होंने चुपचाप अपनी स्वीकृति में सिर हिलाया। उसने मिंग हाओ और शू किंग की ओर देखा। फिर उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलक उठा। मैं वरिष्ठ पीढ़ी की सद्भावना के लिए धन्यवाद देता हूँ। उसने झो यान्यून की ओर देखते हुए अपना सिर ऊपर उठाया। लेकिन शिष्य रिलायंस संप्रदाय का सदस्य है। इस जीवन में मैं किसी और में शामिल नहीं हो सकता। वह जानता था कि अगर वह मान गया तो भविष्य में उसके लिए और भी बेहतर अवसर होंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक इंसान नहीं कर सकता। उसके लिए उसके जीवन में सिर्फ एक ही संप्रदाय होगा। उसके शब्दों ने झाओ राज्य के विशेषज्ञों को काफी प्रभावित किया। ऐसे शिष्य किसी भी संप्रदाय के लिए अनमोल होते हैं। फिर भी उनमें से ज्यादातर के चेहरे पर दया के भाव थे। एकांत तलवार संप्रदाय को इस तरह अस्वीकार करना मौत को दावत देना था। हे लोहुआ ने कुछ नहीं कहा। उसने चेन फैन की तरफ देखा और भी उलझन में पड़ गया। उसने मन ही मन आह भरी, यह सोचकर कि यह युवक इतना जिद्दी कैसे हो सकता है। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। झो यान्यून की आंखें चमक उठी। वह कुछ देर चेन फैन को घूरता रहा, फिर रूखेपन से बोला, क्या तुम जानते हो कि दक्षिणी क्षेत्र में एकांत तलवार संप्रदाय शब्द का क्या अर्थ होता है? चेन फैन एक पल के लिए चुप रहा, फिर सिर हिलाया। उसने प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन किया था, इसलिए निश्चित रूप से वह दक्षिणी क्षेत्र के सर्वोच्च संप्रदाय एकांत तलवार संप्रदाय के बारे में जानता था।
तो फिर तुम्हें संप्रदाय में मेरी स्थिति तो पता ही होगी। जो यान्यून के चेहरे पर गंभीर भाव थे और उसकी आंखों से हत्या का भाव झलक रहा था। उसके आसपास का आकाश भी अंधकार में हो गया, मानो उसकी आभा की शक्ति से फट रहा हो। मैं एकांत तलवार संप्रदाय को जानता हूँ और आपको भी, एल्डर जो, चेन फैन ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हें सब जानते हैं। तुम वर्तमान पीढ़ी के दांव रक्षक हो। तुम्हारी साधना का आधार गहरा है और तुम्हारे नाम ने दक्षिणी क्षेत्र में धूम मचा दी है। तो तुम मुझे जानते हो, तो फिर तुम्हें पता है कि इस अवसर को गवाकर तुम क्या खो रहे हो। उसकी आवाज ठंडी हो गई और हवा का तापमान भी। एकांत तलवार संप्रदाय का इतिहास हजारों साल पुराना है। उनके साधना स्थल, उनके शक्तिशाली विशेषज्ञों की संख्या, संप्रदाय के सदस्यों की अद्भुत प्रगति, कनिष्ठ पीढ़ी के चेन फैन इन सब बातों से भली भांति परिचित हैं। उसने अपना सिर ऊंचा किया, पीछे हटने को तैयार नहीं। उसकी चमकती आंखों में पछतावे का कोई निशान नहीं था। जो यान्यून ने उसकी ओर देखा, फिर अचानक जोर से हंसने लगा। शुरू में मैंने तुम्हें एक साधारण बाह्य संप्रदाय का शिष्य बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन इस स्वभाव के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम मेरे निजी शिष्य बनोगे। जो यान्यून की मुस्कान प्रशंसा से भरी हुई थी। आस्तीन हिलाकर उसने चेन फैन को विशाल तलवार पर खींच लिया और जाने के लिए तैयार हो गया। एकांत तलवार संप्रदाय की हरकतों को देखकर उस सुंदर अधेड़ उम्र की महिला को एहसास हुआ कि एक योग्य शिष्य को अपने साथ वापस ले जाना ही इस यात्रा को पूरी तरह से व्यर्थ होने से बचाने का एकमात्र तरीका था। यह लड़की बुरी नहीं है। काली छलनी संप्रदाय उसे चाहता है। उसने बहुत पहले ही जू किंग पर ध्यान दिया था। उसे उसकी सुंदरता और शीतलता पसंद थी। जू किंग के बोलने का इंतजार किए बिना उसने अपनी उंगली मोड़कर उसे फेंगशुई कंपास पर खींच लिया। सब ईर्ष्या से उसे देख रहे थे क्योंकि वह प्रकाश के विवर्तन में बदलने लगी थी। फैटी वहीं खड़ा था, दांत पीस रहा था। उसकी नजर में संप्रदाय के भंग होने का मतलब था कि अब वह आजाद है। वह एक उलझन भरी खुशी से भर गया था। उसे गए हुए बस कुछ ही साल हुए थे, जिसका मतलब था कि जब वह यूजी काउंटी वापस आएगा तो उसके पिता द्वारा तैयार किया गया घर और दुल्हन अभी भी उसका इंतजार कर रहे होंगे। जल्द ही वह एक अमीर व्यक्ति का जीवन जी सकेगा। बहुत बुरा हुआ कि मैं मिंघाओ से नहीं मिल पाऊंगा। अच्छा, हम भाई हैं, इसलिए मैं उसका कर्ज चुकाने में उसकी मदद करूंगा। वह स्टीवर्ट जो का ऋणी है। अंततः मैं आसपास के सभी गांवों की संपत्ति और फिर पूरे झाऊ राज्य को अपने में समाहित कर लूंगा। हा, मैं ली फुगुई दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनूंगा। जितना ज्यादा वह अपनी योजनाओं के बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा खुश होता। वह वहीं खड़ा, दांत पीसता हुआ और भविष्य की आशा से भरा हुआ। ठीक उसी समय स्वर्णिम हिम संप्रदाय के विशालकाय झाऊ शानलिंग ने भौहें चढ़ाई। वह कुछ करने में थोड़ा देर कर चुका था। इस छोटे से संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के 2 शिष्यों को ले जाते देखकर उसने मिंघाओ की ओर देखा। वह थोड़ा अचंभित हुआ क्योंकि उसने अपने भीतर एक राक्षसी आभा का हल्का सा निशान देखा। मन ही मन बुदबुदाते हुए उसकी नजर बाकी संप्रदाय पर पड़ी। तभी उसकी नजर बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की भीड़ में खड़े फैटी पर पड़ी। वह आश्चर्य से देखता रह गया जब फैटी अपनी उड़ती हुई तलवार से उसके दांत पीस रहा था। उसकी आंखें चमक उठी और वह मिंघाओ और उसकी राक्षसी आभा को पूरी तरह भूल गया। यह मोटा व्यक्ति साधना का अभ्यास कैसे कर रहा है? उसने आत्मिक दांतों का एक समूह विकसित कर लिया है। हमारे संप्रदाय में आत्मिक दांत विकसित करने की तकनीक 800 वर्षों से लुप्त हो चुकी है। आत्मा के दांतों से आप अपने मुंह से आत्मा के पत्थरों को कुचल सकते हैं, जो इस तकनीक का अभ्यास करने के लिए जरूरी है। लगता है यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई। अगर हम इस बच्चे को अपने साथ वापस ले जाए तो यह हमारे संप्रदाय में एक सच्चा खजाना होगा। अपनी आंखों में तेज चमक भरते हुए झाऊ शानलिंग ने अपना दाहिना हाथ उठाया और स्तब्ध फैटी को झपट लिया। बच्चे, अब से तुम दक्षिणी क्षेत्र के गोल्डन फ्रॉस्ट संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य हो। उसने चौड़ी आंखों वाले फैटी को एक धूसर रंग के बोरे में फेंक दिया। फैटी की तीखी चीखें धीरे धीरे सुनाई दे रही थीं क्योंकि वह अंदर गायब हो गया था। झाऊ शानलिंग मुड़ा। अपने अनुचरों के साथ वह अमूर्त दरार की ओर बढ़ा और इस प्रकार वह जो यान्यून और ब्लैक सीव संप्रदाय की सुंदर महिला के साथ विदा लेने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी झाऊ शानलिंग को अचानक कुछ याद आया। वह रिलायंस संप्रदाय को देखने के लिए पीछे मुड़ा और उसकी नजर मिंघाओ पर जा टिकी। ऐसा करते ही वह चौंककर वहीं रुक गया। ब्लैक सीव संप्रदाय की सुंदर महिला और साथ ही जो यान्यून भी रुक गए। मिंघाओ कांपने लगा। जैसे ही उस विशालकाय व्यक्ति ने उसकी ओर देखा, ऐसा लगा जैसे वह उसे पूरी तरह से देख सकता है, मानो उसकी दृष्टि उसके सबसे गहरे हिस्सों तक, यहाँ तक कि उसके कोरझील में स्थित राक्षसी कोर तक भी पहुंच सकती है। यह है। उस विशालकाय आदमी की आंखें सिकुड़ गईं, फिर चमकने लगीं। एक पल पहले उसे इस कमजोर दिखने वाले शिष्य की जरा भी परवाह नहीं थी और उसने सिर्फ फैटी को ले जाने के बारे में सोचा था। लेकिन मिंघाओ में उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। वह मुड़ा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। मुझे भी यह बच्चा चाहिए, उसने तेज आवाज में कहा। मिंघाओ का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसे लगा जैसे उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसकी कोरझील उबल पड़ी और राक्षसी कोर को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर से चीरकर बाहर निकाल देगी। दर्द ने उसे भर दिया और उसे ठंडा पसीना आ गया। उसे एक बार फिर लगा जैसे उसका शरीर कुचला जा रहा हो और उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। वह कुछ नहीं कर सकता था। ठीक उसी क्षण रिलायंस संप्रदाय के भीतर से एक तेज आवाज गूंजी। यह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि इसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। मिंघाओ पर आगे बढ़ते हुए जो यान्यून और सुंदर अधेड़ महिला, साथ ही वह विशालकाय आदमी अचानक चौंक गए। उन्होंने अपना सिर घुमाया, उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। रिलायंस संप्रदाय में मेरा एक वारिस बचा है। उसे छूने की हिम्मत कौन करता है? रिलायंस संप्रदाय के कब्रिस्तान में अपने गुप्त कक्ष में बिखरे बालों और लाल आंखों के साथ पैट्रियार्क रिलायंस बैठा था। ऐसा लग रहा था मानो वह पागल हो गया हो। उसकी योजनाएं धराशायी होने वाली थीं। कुछ ही क्षणों में सभी चले जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो वे वापस नहीं आएंगे। उसने दुखी होकर देखा कि गोल्डन फ्रॉस्ट संप्रदाय का साधक उसके एकमात्र बचे हुए आंतरिक संप्रदाय के शिष्य की ओर बढ़ रहा है।
उसके अंदर क्रोध उमड़ पड़ा और उसने अपनी साधना के आधार से कुछ भी छिपाए बिना अपनी गरजती हुई आवाज निकाली। इससे आकाश हिल गया और एक तेज हवा चली जो आगे पीछे बहने लगी। रिलायंस संप्रदाय के आसपास के जंगली पहाड़ों में तूफान के चलते पेड़ उखड़ गए। कई अन्य पेड़ तब तक टुकड़े टुकड़े हो गए जब तक कि तूफान गहरे हरे रंग का नहीं हो गया जिसमें चमकती बिजली चमक रही थी। चाउ राज्य के विशेषज्ञ विस्मय से स्तब्ध होकर हवा में तैरते रहे। एकांत तलवार संप्रदाय के झोउ यान्यून भी असमंजस में दिखे। चेंग फैन के अचेतन रूप को अपनी बांह में लिए वह पीछे हट गए। विशाल तलवार गुनगुनाने लगी और फिर वे तलवारों की असंख्य आभाओं से घिर गए। काली छलनी संप्रदाय की सुंदर महिला भी हैरान दिख रही थी। वह पीछे हटी और फेंगशुई कंपास की सतह पर थपथपाने के लिए नीचे झुकी। कंपास अचानक अपने मूल आकार से दोगुना हो गया। गोल्डन फ्रॉस्ट संप्रदाय के झाओ शानलिंग ने एक गहरी सांस ली और पीछे हट गए। उनकी उंगलियां मंत्रोच्चार की मुद्रा में चल रही थीं। उनके पीछे से सुनहरी तलवार उड़ी और उनका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा जिससे वे किसी दिव्य सेनापति जैसे लग रहे थे। वे तीनों रिलायंस संप्रदाय को घूर रहे थे मानो उनका सामना किसी घातक प्रतिद्वंद्वी से हो रहा हो। मिंग हाओ जो अभी भी पूर्वी पर्वत पर खड़ा था घटनाओं के इस बदलाव को देख रहा था, उस गहरे हरे तूफान को जिसने आकाश को अपनी गगनभेदी गर्जना और अद्वितीय शक्ति से भर दिया था। उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, वह पीछे की ओर बढ़ा, उसके कपड़े उन्मत्त हवा में लहरा रहे थे। उसने एक शिलाखंड पकड़ लिया और उसे थामे रहा, कहीं हवा उसे निगल न ले। फिर भी उसकी आंखें चमक रही थीं। कुलपति रिलायंस के अभी अभी कहे गए शब्दों ने उसे उन बातों की याद दिला दी जो उसने इतने सालों पहले जब वह पहली बार रिलायंस संप्रदाय में आया था पुस्तिका के पहले पृष्ठ पर पढ़ी थी। हे लोहुआ और महापुरुष ओयांग भी आश्चर्यचकित दिखे। घटनाओं का यह मोड़ बहुत अचानक था जिससे वे इस हद तक स्तब्ध रह गए कि ऐसा लग रहा था मानो उनके साधना आधार तूफान की शक्ति से ढह जाएगी। ज्ञात हो, कुलपति अभी भी यहाँ है। कुलपति रिलायंस ने भूगर्भ में गहराई में गर्जना की। किसी को भी मिंग उपनाम वाले बच्चे को छूने की इजाजत नहीं है। वह मेरा एकमात्र आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बचा है। अगर वह मर गया तो मुझे कोई उम्मीद नहीं रहेगी। दांत पीसते हुए उसने अपने सिर पर जोरदार थप्पड़ मारा और उसका शरीर कांप उठा। उसने खून की एक बड़ी मात्रा थूक दी, फिर खुद को बार बार मारता रहा और ज्यादा खून थूकता रहा। उसका शरीर घूमने लगा। उसकी आंखों में नफरत की एक झलक दिखाई दी। खुद को 7-8 बार मारने के बाद ढेर सारा खून थूक दिया गया था। वह जम गया, फिर एक जोरदार धमाके के साथ पत्थर की दीवार की ओर उछला। वह दीवार से टकराया और जब तक वह छेद कर पाया तब तक उसका लगभग आधा हिस्सा बह चुका था। ऐसा करने के बाद पैट्रियार्क रिलायंस का सिर एक तरफ झुक गया और वह बेहोश हो गया। वह लगभग मृत सा लग रहा था, मानो केवल शुद्ध रक्त में ही उसकी चेतना समाहित थी। शुद्ध रक्त गुप्त कक्ष से और कब्रगाहों से फूट पड़ा। बाहर अचंभित दर्शकों के सामने यह पूरे रिलायंस संप्रदाय को एक लाल कोहरे में ढकने के लिए फैल गया। कोहरे की धुंध के भीतर बिजली की गड़गड़ाहट गूंज रही थी और यह लगातार फैलती जा रही थी। पल भर में इसने आसपास के पहाड़ी क्षेत्र को अनगिनत किलोमीटर तक हर दिशा में ढक लिया। बाहर से ऐसा लग रहा था मानो पूरा इलाका कोहरे के लाल सागर में बदल गया हो। कोहरा उमड़ पड़ा और गर्जना की आवाज आसमान तक पहुंच गई। वहां मौजूद सभी साधक स्तब्ध रह गए और उनके चेहरों पर, यहाँ तक कि झोउ यान्यून और अन्य लोगों के चेहरों पर भी उनका सदमा साफ दिखाई दे रहा था। लाल कोहरे में रिलायंस बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्य बिना किसी चोट के बेहोश हो गए। दूसरी ओर संप्रदाय के नेता हे लोहुआ और महापुरुष ओयांग को कोहरे से बाहर धकेल दिया गया। आश्चर्य से देखते हुए उनके चेहरे पीले पड़ गए। कोहरा लगातार उमड़ रहा था और उसकी गड़गड़ाहट तब तक जारी रही जब तक ऐसा नहीं लगा कि दुनिया में उसकी गूंजती गड़गड़ाहट के अलावा कुछ भी नहीं है। जमीन कोहरे के सागर जैसी थी, आसमान बेरंग। फिर कोहरा हिलने लगा और मिलकर एक विशाल चेहरा बन गया। चेहरे का आकार देखकर सभी डर गए। चेहरा एक बूढ़े आदमी का था, शांत, शक्तिशाली और दबंग। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही हे लोहुआ और ग्रैंड एल्डर ओयांग ने उसे देखा, उनके सिर घूमने लगे। उन्होंने पहचान लिया कि यह कोई और नहीं बल्कि पैट्रियार्क रिलायंस है। पैट्रियार्क ग्रैंड एल्डर ओयांग ने आंखें चौड़ी करके उत्साह से भरकर कहा, आखिर वह मरा नहीं है। चाउ राज्य के विशेषज्ञ डर के मारे चिल्ला उठे, उनके चेहरे खून से लथपथ थे। एक के बाद एक वे भाग गए, उनके दिल कांप रहे थे। अचानक पैट्रियार्क रिलायंस के विशाल लाल धुंधले चेहरे ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। वे बस एक पतली सी खुली, फिर भी उनसे एक ऐसी कांपती हुई शक्ति निकल रही थी जो मानो धरती को चीर सकती हो। उसने आकाश की ओर देखा और वे रक्तरंजित लग रहे थे। जैसे ही उसकी निगाहें इधर उधर घूमी, गहरे हरे रंग का तूफान लाल कोहरे से टकराया, मानो पैट्रियार्क रिलायंस के लंबे काले बालों में बदल गया हो। यह देखते ही झोउ यान्यून का चेहरा पीला पड़ गया और उसने मुंह भर खून थूक दिया। जैसे ही वह पीछे हटा, उसकी विशाल तलवार अचानक 2 टुकड़ों में बट गई और पीछे केवल एक ब्लेड का टुकड़ा रह गया। उसकी आंखें भय से भर गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका साधना आधार नवजात आत्मा के स्तर पर था, लेकिन इस नजर के नीचे फंसकर उसकी नवजात आत्मा मुरझाने लगी। वह और भी तेजी से पीछे हटा, एक नीले रंग का ताबीज निकाला जिसे उसने सक्रिय कर दिया। जैसे ही वह दूर भागा, उसने उसके शरीर के साथ साथ बेहोश चेन फैन को भी ढक लिया। उसके हृदय में एक शक्तिशाली आवाज गूंजती हुई प्रतीत हुई, जो उसे बता रही थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी नवजात आत्मा अवस्था में नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान आत्मा विच्छेदन अवस्था में है। जैसे ही काली छलनी संप्रदाय की सुंदर महिला ने यह सब होते देखा, उसके नीचे रखे फेंगशुई कंपास से अचानक चटकने की आवाजें आने लगी और उसमें दरारें पड़ गईं। फिर वह फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। यह महिला इतनी भयभीत पहले कभी नहीं हुई थी। खून उबलते हुए वह बेहोश चू किंग के साथ पीछे हट गई। उसके मन में बस एक ही बात थी, भागो। लंबे विशालकाय झाओ शानलिंग के लिए उसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो किसी गिरते हुए पहाड़ ने उस पर हमला किया हो। वह खून खांसते हुए पीछे हट गया। उसके सामने रखी सुनहरी तलवार टुकड़ों में बिखर गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह मुड़ा और उस अमूर्त दरार की ओर भाग गया। राज्य के विशेषज्ञ झाओ के मुंह से खून निकल आया।
नीम स्थापना चरण के साधकों ने अपने शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा को टूटता हुआ महसूस किया और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दीर्घायु को क्षति पहुंची है। उनके चेहरे पीले पड़ गए। पूर्वी पर्वत की चोटी पर लाल कोहरा मेंघाओ के चारों ओर लिपट गया, उसकी कमर के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। चेहरा पीला पड़ा था, वह पत्थर को पकड़े रहा। हालांकि देखने वालों के लिए मेंघाओ की स्थिति पैट्रियार्क रिलायंस के माथे के ठीक बीच में थी। तुमने मेरे रिलायंस संप्रदाय को भंग करने पर मजबूर किया और तुमने मेरे इकलौते उत्तराधिकारी का वध करने की कोशिश की। तुमने सचमुच बहुत दुस्साहस है। उसकी दुनिया हिला देने वाली आवाज चारों दिशाओं में गूंजी और जैसे ही ऐसा हुआ, प्रकाश की 3 लाल किरणें निकली जो सीधे गोल्डन फ्रॉस्ट संप्रदाय की खूबसूरत महिला और विशालकाय पुरुष चो यान्यून की ओर जा रही थी। मैं चो एकांत तलवार संप्रदाय का एक बुजुर्ग हूँ, दाव का रक्षक। अगर पैट्रियार्क रिलायंस मुझे मार देता है तो एकांत तलवार संप्रदाय तुम्हें नष्ट कर देगा। पैट्रियार्क रिलायंस, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। जूनियर ब्लैक सीप संप्रदाय का एक शिष्य है, मेरे दादा पिंक सैंडाओ आपके अच्छे दोस्त हैं। जूनियर से गलती हुई, पैट्रियार्क कृपया अपना गुस्सा शांत करें। लाल बत्ती के पीछे आते ही तीनों लोगों के मुंह से शब्द फूट पड़े। पैट्रियार्क रिलायंस ने एक ठंडी खर्राट भरी। भागो, तुम तीनों। 3 लाल किरणें गायब हो गईं। वापस जाओ और अपने संप्रदाय के बुजुर्गों से पूछो कि क्या वे उस रक्त संधि को भूल गए हैं जो हमने इतने सालों पहले की थी। चाओ राज्य मेरा राज्य है। जो कोई भी यहाँ कदम रखने की हिम्मत करेगा वह मुझे उनका सफाया करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। जहाँ तक उन 3 अन्य शिष्यों की बात है, उन्हें ले जाओ, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। उनके चेहरे पीले पड़ गए। दक्षिणी क्षेत्र के 3 शिष्य अदृश्य हो गए। यह देखकर चाओ राज्य के साधक कांपते हुए वहीं जम गए। नवजात आत्मा अवस्था के साधकों को ऐसा व्यवहार करते देखकर वे भयभीत हो गए। उनमें से सबसे शक्तिशाली अभी नीम स्थापना अवस्था में ही था। कुलपिता रिलायंस के बारे में 1000 साल पुरानी किंवदंतियां अब उनकी आंखों के सामने साकार हो गई थीं। जैसे ही शक्तिशाली प्रभावशाली आवाज गूंजी, कोहरा घूमने और घूमने लगा, जिसके केंद्र में मेंघाओ था। कोहरा उसके सामने जम गया और एक लंबे भाले का रूप ले लिया। यह लाल नहीं था, बल्कि सफेद, चांदी और सोने के तावीजों से ढका हुआ था। यह अविश्वसनीय रूप से असाधारण लग रहा था। रिलायंस संप्रदाय भंग हो गया है। ऐसा ही हो, लेकिन यह बच्चा मेरे आंतरिक संप्रदाय का एकमात्र उत्तराधिकारी है। अगर किसी ने उसे छूने की हिम्मत की, उसका ध्यान मेंघाओ की ओर गया। ऐसे में मेंघाओ, इस भाले से उस व्यक्ति का सफाया कर दो। तुम सब मार डालो। उसकी आवाज पूरे देश में गूंज उठी। चाओ राज्य के विशेषज्ञ तुरंत भाग गए। उन्होंने शायद यह नहीं देखा कि कुलपति रिलायंस की आवाज काफी कमजोर हो गई थी। यह मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो यह निश्चित रूप से कमजोर थी। बेहोश बाहरी संप्रदाय के शिष्य अचानक हवा में उठ गए और चारों दिशाओं में उड़ गए। फिर एक अशांत रक्तलाल चमक ने पूरे रिलायंस संप्रदाय को घेर लिया। कोई भी दर्शक इसे नहीं देख पाता, लेकिन मेंघाओ देख सकता था। हे लोहुआ और ग्रैंड एल्डर ओयांग स्तब्ध होकर देखते रहे। अंततः हे लोहू पर शर्मिंदगी छा गई। का चेहरा। उसने अपना सिर नीचे किया और रक्तलाल ढाल की ओर सम्मानपूर्वक सलामी दी। फिर उसने एक हल्की आह भरी, मुड़ा और दूर कहीं गायब हो गया। महापुरुष ओयांग चुप रहे। एक एक करके वह बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को जंगली पहाड़ों में ले गए। फिर उन्होंने दूर से रिलायंस संप्रदाय को देखा। एक आह भरते हुए वे चले गए। वह और हे लोहुआ दोनों जानते थे कि संप्रदाय के विघटन की कुलपति की स्वीकृति के साथ अब रिलायंस संप्रदाय जैसी कोई चीज नहीं रही। मेंघाओ रक्तलाल चमक के बीच उत्साहित खड़ा था। उसने भाले की ओर देखा, जिससे एक सफेद, चांदी और सुनहरी चमक निकल रही थी। अचानक और बिना किसी कारण के भाला पूरी तरह से अपनी इच्छा से आगे की ओर उछला और कोहरे के साथ मिलकर लाल वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति की छवि में बदल गया। यह कुलपति रिलायंस था। मेंघाओ ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। शिष्य मेंघाओ, कुलपति को सादर प्रणाम करता है। बिना सोचे समझे उसने अपनी वाक्पटुता की बाढ़ ला दी। आपने झाऊ राज्य के लोगों के दिलों में विस्मय भर दिया है और आपका नाम दक्षिणी क्षेत्र में भी जाना जाता है। जब से मैं संप्रदाय में शामिल हुआ हूँ, तब से मैं आपका सम्मान करता हूँ। नियमावली की शुरुआत से ही मैं हर दिन आपके शब्दों को नमन करता हूँ। मुझे लगातार फल मिलते रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुमने अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। मैं तुम्हें बता दूं, बच्चे, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरी चापलूसी तुम्हारी चापलूसी से कहीं ज्यादा स्वाभाविक लगती थी। मुझ पर ऐसा दिखावा मत करना। कुलपति रिलायंट ने उसे घूरा, फिर भी मन ही मन थोड़ा भावुक हो गया। मेंघाओ ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। भले ही मेरी चापलूसी करना बेकार है, पर मैं कोई बात नहीं। सुनो, मैं अपनी चेतना का केवल एक छोटा सा अंश ही इस्तेमाल कर पा रहा था, इसलिए उन शापित नवजात आत्मा अवस्था के साधकों को डराना आसान नहीं था। इस समय मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इससे पहले कि यह रूप लुप्त हो जाए, जैसे जैसे वह बोलता गया उसकी आवाज और भी अस्पष्ट होती गई। मुझे 1 साल आराम करने की जरूरत है। जब वह साल पूरा हो जाए तो तुम्हें झाऊ अवस्था से फाउंडेशन स्थापना अवस्था या उससे ऊपर के हर विशेषज्ञ को मेरे ध्यान क्षेत्र में लाने के लिए किसी भी संभव उपाय का इस्तेमाल करना होगा। अगर तुम यह कर पाए तो मैं तुम्हें एक अविश्वसनीय इनाम दूंगा। उसने अपना हाथ उठाया और मेंघाओ की ओर उंगली उठाई। तुरंत मेंघाओ के दिमाग में जानकारी आ गई और अब वह जानता था कि ध्यान क्षेत्र का प्रवेश द्वार कैसे खोला जाए। बच्चे, तुम मेरे रिलायंस संप्रदाय के इकलौते वारिस हो। अपनी जान मत लेना। अगर तुम मारे गए तो मुझे तुम्हारे साथ दफनाने के लिए एक रकेल ढूंढनी पड़ेगी। मुझे ये सब करना बहुत अखरता है। उसकी आवाज गूंजती रही, लेकिन उसका शरीर गायब हो गया था। उसकी एक परछाई भी नहीं बची थी। मेंघाओ कुछ देर तक शून्य में देखता रहा, फिर होश में आया। तभी उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी हुआ था वह पैट्रियार्क रिलायंस द्वारा बाहरी लोगों को डराने की कोशिश थी। तो उसने उन 3 लोगों को नहीं मारा। लेकिन उस भाले का क्या हुआ जो वह मुझे देने वाला था? पूरे विशाल रिलायंस संप्रदाय में केवल मेंघाओ ही बचा था, पूर्वी पर्वत पर अकेला खड़ा। उसने लाल रोशनी को मंद होते देखा, फिर अपना सिर नीचे कर लिया। पहले चहल पहल से भरा बाहरी संप्रदाय अब खाली हो गया था।
बड़ी बहन जू को ले जाया जा चुका था। बड़े भाई चैन दक्षिणी क्षेत्र में चले गए थे। फैटी भी चला गया था। उसे पता नहीं था कि वह उन्हें फिर कब देख पाएगा। क्या महीनों बाद, सालों बाद। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के रूप में उसका दर्जा, रिलायंस संप्रदाय में बिताए उसके 3 साल, ये सब यादें बन गए। पतझड़ की घुमावदार हवा उसके चेहरे से टकराई और उसके बालों को ऊपर उठा दिया, जिससे वहां जमी धूल उड़ गई। वह चुपचाप चट्टान पर बैठ गया। काफी समय बीत गया और आखिरकार तारे एक एक करके झांकने लगे। फिर भोर हुई। मिंग हाओ ने आह भरी और अपना सिर उठाया। वे सब चले गए और मैं यहाँ हूँ, अभी भी झाओ राज्य में। अचानक मिंग हाओ को घर की याद आ गई। हालांकि उसने यूनजी काउंटी में अपने पुराने पुश्तैनी घर से छुटकारा पा लिया था, फिर भी उसे अपने पुराने बिस्तर और जीर्णशीर्ण कटोरों की याद आती थी। उससे भी ज्यादा उसे दाकिंग पर्वत की याद आती थी। उसे अपनी दयालु मुस्कुराती माँ की याद आती थी और अपने पिता की, जो हमेशा अपनी माँ से डरते दिखते थे। सब कुछ अस्पष्ट था। मिंग हाओ ने अपना सिर हिलाया और जैसे ही भोर की किरणें निकली, वह खड़ा हो गया। रिलायंस संप्रदाय की तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं थी। लेने लायक हर चीज बहुत पहले ही जा चुकी थी, झाओ राज्य के विशेषज्ञों द्वारा लूट ली गई थी। सब कुछ खाली था। मिंग हाओ ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी, फिर अपने आंतरिक संप्रदाय के चांदी के वस्त्र को उतारकर उस विद्वान के गाउन को वापस पहन लिया जो उसने इतने सालों पहले पहना था। यह एक बड़ा वस्त्र था, लेकिन जैसे ही उसने इसे पहना, यह थोड़ा छोटा लगा। उसने उगते सूरज को देखा और एक आह भरी। उसके भीतर उसकी सुनहरी कोर झील मानो उबल रही थी और उसके भीतर राक्षसी कोर आध्यात्मिक शक्ति उत्सर्जित कर रहा था, जिसने उसके शरीर को भर दिया और उसे फिर से भर दिया। मैं कोई संघनन के 7वें स्तर से ज्यादा दूर नहीं हूँ। मैं रुकावट महसूस कर सकता हूँ। वह अपने बैग को थपथपाते हुए आगे बढ़ा। 2 उड़ती हुई तलवारें निकली और उसके पैरों तक तैरती हुई आई। वह पहाड़ से नीचे उतरा और रिलायंस संप्रदाय से बाहर निकल गया। उड़ती हुई तलवारों के साथ इस तकनीक का प्रयोग करने से उसे उड़ान भरने की क्षमता प्राप्त हुई। लेकिन एल्डर सिस्टर जू की तरह, जो अपने पवन पताका के साथ थी, यह केवल अस्थायी उड़ान थी, दीर्घकालिक नहीं। मिंग हाओ और भी तेजी से आगे बढ़ा, पहाड़ी जंगलों में तेजी से आगे बढ़ता गया। अंततः वह रिलायंस संप्रदाय क्षेत्र से बाहर निकलने में सक्षम हो गया, एक ऐसी जगह जहां वह 3 साल से नहीं गया था। वह अंतहीन जंगली पहाड़ों से उड़ता हुआ अंततः क्षितिज के पार गायब हो गया। समय बीतता गया और अपनी मूल गति बनाए रखते हुए मिंग हाओ अंततः 2 दिनों के बाद पहाड़ी क्षेत्र से बाहर निकल आया। मुझे नहीं पता कि बड़ी बहन जू को मुझे संप्रदाय तक लाने में कितना समय लगा होगा। उसने पहाड़ों की ओर देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया। कुछ दिन तो लगे, लेकिन मैं बेहोश था। खैर, मुझे लगता है कि उस समय उसकी गति भी मेरी आज की गति जैसी ही रही होगी। साधकों के लिए झाओ राज्य बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मनुष्यों के लिए यह वास्तव में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अपनी पढ़ाई के दौरान उसने इसके भूगोल के बारे में पढ़ा था और हालांकि उसने कभी व्यक्तिगत रूप से वहां यात्रा नहीं की थी, फिर भी वह इस क्षेत्र से कुछ हद तक परिचित था। अभी मैं झाओ राज्य के उत्तर में हूँ। मुझे यूनजी काउंटी से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। दूर से उसे समतल जमीन पर लगभग एक दर्पण जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। यही वह जगह थी जिसे उत्तरी सागर कहा जाता था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो पवन पताका के साथ और क्यों संघनन के 7वें स्तर पर होने के कारण बड़ी बहन जू अस्थायी रूप से उड़ सकती थी, लेकिन इससे उनकी आध्यात्मिक शक्ति अपेक्षाकृत जल्दी समाप्त हो जाती। वह बहुत दूर नहीं उड़ सकती थी। मिंग हाओ की आंखें लालसा से चमक उठी। वह 3 साल से यूनजी काउंटी से दूर थे और लौटने की उनकी इच्छा प्रबल होती जा रही थी। वह जानते थे कि उत्तरी सागर पार करने के बाद उन्हें दाकिंग पर्वत से लगभग आधे दिन की पैदल दूरी तय करनी होगी। गहरी सांस लेते हुए वह आगे बढ़े और अंततः उत्तरी सागर के तट पर पहुंच गए। उन्होंने नीचे देखा और शांत झील की सतह पर उन्हें पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। वह अब युवा नहीं थे। वह लगभग 20 वर्ष के लग रहे थे। उनका चेहरा दृढ़ लग रहा था, जो अतीत के अज्ञानी अपरिपक्व मिंग हाओ से बिल्कुल अलग था। खामोशी के बीच एक गर्मजोशी भरी हार्दिक हंसी गूंजी, जिसने मिंग हाओ के विचारों की श्रृंखला को तोड़ दिया। नमस्ते युवा महोदय, क्या आप समुद्र पार करना चाहते हैं? एक छोटी नाव पानी के ऊपर सरक रही थी, जिसे बुने हुए रेनकोट पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने मिंग हाओ की ओर निर्देशित किया। उसका चेहरा कठिनाइयों भरे जीवन के निशानों से ढका हुआ था, फिर भी वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता वृद्ध महोदय। मिंग हाओ ने आश्चर्य से कहा। पिछले 3 सालों से उसे युवा महोदय नहीं कहा गया था। कोई परेशानी नहीं है, वृद्ध व्यक्ति ने कहा। मैं कई सालों से लोगों को समुद्र पार कराता रहा हूँ। मैं आप जैसे युवा प्रतिभाशाली विद्वानों की सचमुच प्रशंसा करता हूँ। उसने नाव को मिंग हाओ के पास धकेला, जो आसानी से डेक पर कूद गया और धन्यवाद दिया। नाव के अंदर एक छोटी लड़की थी, 7 साल की 8 साल की, बालों में 2 चोटियां बांधी हुई। वह एक छोटे से तंदूर के सामने उबू बैठी थी और पानी उबालते हुए उसकी लपटों को सेंक रही थी। भाप उठ रही थी। पानी के बर्तन के अंदर शराब की एक बोतल थी। यह मेरी पोती है, बूढ़े आदमी ने नाव घुमाते हुए कहा। बुरा है कि वह लड़की है। अगर वह लड़का होती तो मैं उसे विद्वान बनने के लिए भेज देता। युवा महोदय, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप कहाँ से हैं? नाव झील के बीचों बीच चल पड़ी। जैसे ही हवा तेज हुई, बूढ़ा आदमी तंदूर के पास बैठ गया। छोटी लड़की ने मिंग हाओ की ओर देखा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें मासूम और आकर्षक थीं। मैं यूनजी काउंटी की एक युवा विद्वान हूँ, मिंग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। डाकिंग पर्वत के नीचे इस तरह के नश्वर जीवन ने उसे 3 साल पहले के अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। यूनजी काउंटी, यह एक अच्छी जगह है। महान लोग किसी भी जगह को अपनी महिमा देते हैं। कई साल पहले वहाँ एक शुभ संकेत दिखाई दिया था। यहाँ तक कि अधिकारियों का भी ध्यान इस ओर गया था। बूढ़े आदमी ने शराब की बोतल उठाई। मौसम ठंडा हो रहा है और मेरा शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लो, एक घूंट पी लो। उसने मिंग हाओ की ओर बोतल बढ़ा दी। क्या तुम पी सकते हो? मिंग हाओ उस शुभ संकेत को जानता था जिसका वह जिक्र कर रहा था। 10 साल पहले की बात है, उसके माता पिता के लापता होने से एक दिन पहले। यह सोचकर उसका मन थोड़ा उदास हो गया।
वह एक पल के लिए हिचकिचाया, बोतल की ओर देखा। उसने पहले कभी शराब नहीं पी थी। यूजी काउंटी में वह गरीबी में रहा था और रिलायंस संप्रदाय में शराब नहीं मिलती थी। उसने एक गिलास उठाया और उस आदमी को उसे भरने दिया, फिर एक घूंट लिया। एक तीखी गर्माहट अचानक उसके दिल में भर गई, फिर धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गई। बूढ़े साहब, आपकी बातचीत के विषय कुछ अजीबोगरीब हैं। क्या आप यहाँ लंबे समय से फेरी चला रहे हैं? मिंग हाओ ने लहराती हरी लहरों को देखा, फिर शराब का एक और घूंट लिया। शराब धीरे धीरे नीचे उतरती गई और उसे रिलायंस संप्रदाय, बड़ी बहन जू, बड़े भाई चेन और फैटी की याद आ गई। 20 साल, बूढ़े ने हंसते हुए जवाब दिया। अपने जीवन में मैंने इस उत्तरी सागर को पार करने के लिए बहुत से लोगों को नाव से यात्रा कराई है। मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं और निश्चित रूप से मैंने इस बारे में बहुत कुछ सीखा है कि लोग कैसे बातचीत करते हैं। कृपया मुझ पर मत हंसिए। कौन जाने यह झील कितने सालों से यहाँ है। इसने भी बहुत से लोगों को देखा है। लोग इसे याद करते हैं और यह लोगों को याद रखती है। बूढ़े ने अपना गिलास उठाया और एक घूंट लिया। मिंग हाओ एक पल के लिए उसे घूरता रहा। उसने पहली बार किसी को इस तरह बोलते सुना था। उसने झील की ओर देखा, मन ही मन बुदबुदाते हुए, मानो विचारों में खोया हुआ हो। जाहिर है यह एक झील है, उसने अचानक कहा। लोग इसे उत्तरी सागर क्यों कहते हैं? बूढ़े ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराया। झीलें सूख सकती हैं, शांत हो सकती हैं और स्थिर हो सकती हैं। अगर ऐसा होता तो कोई भी जीव नहीं बचता। लेकिन समुद्र हमेशा रहते हैं और उनमें अनगिनत नदियों और झीलों का पानी समा सकता है। शायद लोग नहीं चाहते थे कि झील कभी खत्म हो, इसलिए उन्होंने इसका यह नाम रखा। कुल मिलाकर अगर आप मानते हैं कि यह एक झील है तो यह एक झील है। अगर आप मानते हैं कि यह एक समुद्र है तो यह एक समुद्र है। बूढ़े की बातें सुनकर मिंग हाओ का मन अचानक कांप उठा। शराब का गिलास पकड़े हुए हाथ कांपने लगा और वह झील के पानी को घूरने लगा, लगभग मदहोशी की हालत में। उसे समय का पता ही नहीं चला। समय बीतता गया और नाव किनारे पर पहुंच गई। मिंग हाओ ने रिलायंस संप्रदाय के एक शिष्य से प्राप्त कुछ चांदी निकाली और किराया चुकाया। उसने वृद्ध व्यक्ति को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया, फिर नाव को बहते हुए देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह वहां से नहीं गया, बल्कि झील के किनारे पालथी मारकर बैठ गया, पानी को देखता रहा और अकेली नाव दूर जा रही थी। वह वृद्ध व्यक्ति को हंसते हुए सुन सकता था। अगर तुम मानते हो कि यह झील है तो यह झील है। अगर तुम मानते हो कि यह समुद्र है तो यह समुद्र है। वृद्ध व्यक्ति की आवाज दूर तक गूंज उठी। ऐसा लग रहा था मानो वह दूर जा नहीं रहा था, बल्कि उसमें विलीन हो रहा था। मिंग हाओ वहां एक समाधि में बैठा रहा, सब कुछ अपने अंदर समाहित करता रहा। वह लगातार 3 दिन तक बैठा रहा। उस दौरान वह बिल्कुल भी नहीं हिला, बल्कि चुपचाप झील को देखता रहा। वृद्ध व्यक्ति के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। झीलें सूख सकती हैं, शांत हो सकती हैं, स्थिर हो सकती हैं। अगर ऐसा होता तो कोई भी जीवित चीज नहीं बचती। लेकिन समुद्र हमेशा रहते हैं और उनमें अनगिनत नदियों और झीलों का पानी समा सकता है। मिंग हाओ की आंखें अचानक चमक उठी। उसके भीतर की सुनहरी कोर झील असीम लग रही थी, लेकिन उसकी नजर में वह अभी भी एक झील थी। अगर मैं मानता हूँ कि यह एक झील है तो यह एक झील है। अगर मैं मानता हूँ कि यह एक समुद्र है तो अब से इसे एक समुद्र ही रहने दो। एक तेज आवाज ने उसे भर दिया और कोर झील उबलने और मंथन करने लगी। बिना किसी औषधीय गोलियों की सहायता के यह अचानक फैल गई। मिंग हाओ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं, वह एक अजीब सी अवस्था में पहुंच गया था। बूढ़े व्यक्ति के शब्द उसके मन में भर गए। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके चारों ओर असीम आध्यात्मिक 8 साल की, बालों में 2 चोटियां बांधी हुई। वह एक छोटे से तंदूर के सामने उब्बू बैठी थी और पानी उबालते हुए उसकी लपटों को सेंक रही थी। भाप उठ रही थी। पानी के बर्तन के अंदर शराब की एक बोतल थी। यह मेरी पोती है, बूढ़े आदमी ने नाव घुमाते हुए कहा। बुरा है कि वह लड़की है। अगर वह लड़का होती तो मैं उसे विद्वान बनने के लिए भेज देता। युवा महोदय, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप कहाँ से हैं? नाव झील के बीचों बीच चल पड़ी। जैसे ही हवा तेज हुई, बूढ़ा आदमी तंदूर के पास बैठ गया। छोटी लड़की ने मिंग हाओ की ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मासूम और आकर्षक थीं। मैं यूंजी काउंटी की एक युवा विद्वान हूँ, मिंग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। डाकिंग पर्वत के नीचे इस तरह के नश्वर जीवन ने उसे 3 साल पहले के अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। यूंजी काउंटी, यह एक अच्छी जगह है। महान लोग किसी भी जगह को अपनी महिमा देते हैं। कई साल पहले वहाँ एक शुभ संकेत दिखाई दिया था। यहाँ तक कि अधिकारियों का भी ध्यान इस ओर गया था। बूढ़े आदमी ने शराब की बोतल उठाई। मौसम ठंडा हो रहा है और मेरा शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लो, एक घूंट पी लो। उसने मिंग हाओ की ओर बोतल बढ़ा दी। क्या तुम पी सकते हो? मिंग हाओ उस शुभ संकेत को जानता था जिसका वह जिक्र कर रहा था। 10 साल पहले की बात है, उसके माता पिता के लापता होने से एक दिन पहले। यह सोचकर उसका मन थोड़ा उदास हो गया। वह एक पल के लिए हिचकिचाया, बोतल की ओर देखा। उसने पहले कभी शराब नहीं पी थी। यूंजी काउंटी में वह गरीबी में रहा था और रिलायंस संप्रदाय में शराब नहीं मिलती थी। उसने एक गिलास उठाया और उस आदमी को उसे भरने दिया, फिर एक घूंट लिया। एक तीखी गर्माहट अचानक उसके दिल में भर गई, फिर धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गई। बूढ़े साहब, आपकी बातचीत के विषय कुछ अजीबोगरीब हैं। क्या आप यहाँ लंबे समय से फेरी चला रहे हैं? मिंग हाओ ने लहराती हरी लहरों को देखा, फिर शराब का एक और घूंट लिया। शराब धीरे धीरे नीचे उतरती गई और उसे रिलायंस संप्रदाय, बड़ी बहन जू, बड़े भाई चेन और फैटी की याद आ गई। 20 साल, बूढ़े ने हंसते हुए जवाब दिया। अपने जीवन में मैंने इस उत्तरी सागर को पार करने के लिए बहुत से लोगों को नाव से यात्रा कराई है। मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं और निश्चित रूप से मैंने इस बारे में बहुत कुछ सीखा है कि लोग कैसे बातचीत करते हैं। कृपया मुझ पर मत हंसिए। कौन जाने यह झील कितने सालों से यहाँ है। इसने भी बहुत से लोगों को देखा है। लोग इसे याद करते हैं और यह लोगों को याद रखती है। बूढ़े ने अपना गिलास उठाया और एक घूंट लिया।
मिंग हाओ एक पल के लिए उसे घूरता रहा। उसने पहली बार किसी को इस तरह बोलते सुना था। उसने झील की ओर देखा, मन ही मन बुदबुदाते हुए, मानो विचारों में खोया हुआ हो। जाहिर है, यह एक झील है, उसने अचानक कहा। लोग इसे उत्तरी सागर क्यों कहते हैं? बूढ़े ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराया। झीलें सूख सकती हैं, शांत हो सकती हैं और स्थिर हो सकती हैं। अगर ऐसा होता तो कोई भी जीव नहीं बचता। लेकिन समुद्र हमेशा रहते हैं और उनमें अनगिनत नदियों और झीलों का पानी समा सकता है। शायद लोग नहीं चाहते थे कि झील कभी खत्म हो, इसलिए उन्होंने इसका यह नाम रखा। कुल मिलाकर, अगर आप मानते हैं कि यह एक झील है, तो यह एक झील है। अगर आप मानते हैं कि यह एक समुद्र है, तो यह एक समुद्र है। बूढ़े की बातें सुनकर मिंग हाओ का मन अचानक कांप उठा। शराब का गिलास पकड़े हुए हाथ कांपने लगा और वह झील के पानी को घूरने लगा, लगभग मदहोशी की हालत में। उसे समय का पता ही नहीं चला। समय बीतता गया और नाव किनारे पर पहुंच गई। मिंग हाओ ने रिलायंस संप्रदाय के एक शिष्य से प्राप्त कुछ चांदी निकाली और किराया चुकाया। उसने वृद्ध व्यक्ति को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया, फिर नाव को बहते हुए देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह वहां से नहीं गया, बल्कि झील के किनारे पालथी मारकर बैठ गया, पानी को देखता रहा और अकेली नाव दूर जा रही थी। वह वृद्ध व्यक्ति को हंसते हुए सुन सकता था। अगर तुम मानते हो कि यह झील है, तो यह झील है। अगर तुम मानते हो कि यह समुद्र है, तो यह समुद्र है। वृद्ध व्यक्ति की आवाज दूर तक गूंज उठी। ऐसा लग रहा था मानो वह दूर जा नहीं रहा था, बल्कि उसमें विलीन हो रहा था। मिंग हाओ वहां एक समाधि में बैठा रहा, सब कुछ अपने अंदर समाहित करता रहा। वह लगातार 3 दिन तक बैठा रहा। उस दौरान वह बिल्कुल भी नहीं हिला, बल्कि चुपचाप झील को देखता रहा। वृद्ध व्यक्ति के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। झीलें सूख सकती हैं, शांत हो सकती हैं, स्थिर हो सकती हैं। अगर ऐसा होता तो कोई भी जीवित चीज नहीं बचती। लेकिन समुद्र हमेशा रहते हैं और उनमें अनगिनत नदियों और झीलों का पानी समा सकता है। मिंग हाओ की आंखें अचानक चमक उठी। उसके भीतर की सुनहरी कोर झील असीम लग रही थी, लेकिन उसकी नजर में वह अभी भी एक झील थी। अगर मैं मानता हूँ कि यह एक झील है, तो यह एक झील है। अगर मैं मानता हूँ कि यह एक समुद्र है, तो अब से इसे एक समुद्र ही रहने दो। एक तेज आवाज ने उसे भर दिया और कोर झील उबलने और मंथन करने लगी। बिना किसी औषधीय गोलियों की सहायता के यह अचानक फैल गई। मिंग हाओ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं, वह एक अजीब सी अवस्था में पहुंच गया था। बूढ़े व्यक्ति के शब्द उसके मन में भर गए। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके चारों ओर असीम आध्यात्मिक छाव राज्य के उत्तर में दाकिंग पर्वत के चारों ओर पतझड़ की हवा घूम रही थी। ज्यादातर रतन की बेलें सूखकर मुरझा गई थीं और पहाड़ से पत्तियां नीचे नदी में बह रही थीं। शायद वे वर्षों पहले वाली उस लौकी की बोतल की तरह अंततः आकाशगंगा सागर तक पहुंच जाएगी और फिर पूर्वी देशों में ग्रेट टैंग तक बह जाएगी। दाकिंग पर्वत के नीचे 3 काउंटी थी। यूंजी काउंटी तीनों में सबसे समृद्ध थी। यह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन लोगों से गुलजार रहती थी। जब बाजार का दिन आता तो पूरे पर्वतीय क्षेत्र से लोग वहां इकट्ठा होते और आवाजों का शोर हवा में गूंज उठता। इस दिन एक युवक जिसने साफ नीले रंग का विद्वान का चोगा पहना हुआ था, भावनाओं से बेचैन सा यूंजी में आया। हालांकि वह अजनबी था, उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। बेशक वह मिंग हाओ था। वह जानी पहचानी गलियों में घरों और दुकानों के पास से गुजरता हुआ चला गया। नश्वर संसार में विचरण करते हुए उसे अतीत की कई बातें याद आईं। इस जगह में उसके बचपन की यादें, उसकी जवानी की एकाकी कड़वाहट और पढ़ाई के प्रति उसका अटूट लगाव था। कितनी ही अविस्मरणीय घटनाएं। एक बड़े आंगन से गुजरते हुए उसने कहा, यही मिस सन रहती होंगी, जो दीवारें पहले इतनी ऊंची लगती थीं, अब कुछ छोटी लग रही थीं। दीवारों के पीछे मिस सन का शयनकक्ष था, एक ऐसी जगह जो अतीत में कई कल्पनाओं का विषय रही थी। वह अक्सर कल्पना करता था कि स्टीवर्ट सन उसे पसंद करेंगे और फिर लेडी सन से शादी का प्रस्ताव रखेंगे। उनके बारे में कहा जाता था कि वह किसी देवी जैसी सुंदर हैं। 3 साल बीत चुके थे, बहुत लंबा समय नहीं, लेकिन मिंग हाओ को ऐसा लग रहा था मानो एक पूरी पीढ़ी आकर चली गई हो। भावुक होकर सिर हिलाते हुए वह आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक सन हवेली के मुख्य द्वार खुले और एक पालकी सामने आई। मिंग हाओ रुक गया। पहले कितनी बार उसने आंगन में झांका था, लेडी सन के शयनकक्ष की एक झलक पाने की उम्मीद में। पालकी को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। हवा ने अचानक पालकी का पर्दा उठा दिया और उसने अंदर एक बेहद मोटी लड़की को देखा, जिसका चेहरा काले धब्बों से ढका हुआ था। वह जवान थी। मिंग हाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। अगर उसने उसके बगल में बैठी नौकरानी को नहीं पहचाना होता तो उसे कभी यकीन नहीं होता कि वह युवती असल में मिस सन थी। पालकी दूर चली गई और मिंग हाओ थोड़ा पछताते हुए चलता रहा। मैंने अभी अभी अपने सपनों के प्रेमी की छवि को नष्ट कर दिया, उसने सिर हिलाते हुए कहा। खैर, ऋषि सही थे, अपनी नजरें अनुचित चीजों से हटा लो। मुझे नहीं देखना चाहिए था, नहीं देखना चाहिए था। चलते हुए उसके चेहरे पर दया का भाव आ गया। दोपहर के आसपास मिंग हाओ ने खुद को दूर एक बड़े घर को घूरते हुए पाया। वह जीर्णशीर्ण और जर्जर था और साफ तौर पर अंदर लोग रहते थे। उसे अंदर से आती हुई आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे घर वाले बहस कर रहे हों। यह मिंग हाओ का पुश्तैनी घर था। सालों पहले वह कंगाल हो गया था और उसे बेचने पर मजबूर होना पड़ा था। उस घर के अंदर अतीत की कई खूबसूरत और खुशनुमा यादें थीं, साथ ही उसके माता पिता के लापता होने के बाद की कड़वी मगर दिल को छू लेने वाली यादें भी थीं। मिंग हाओ के मन में एक के बाद एक कई तस्वीरें उभरने लगीं। वह शाम होने तक वहीं खड़ा रहा। चुपचाप वह दरवाजे के पास गया, हाथ उठाया और दस्तक दी। दस्तक ने उस बहस के शोर को शांत कर दिया जो दोपहर भर लगातार जारी था। एक पल बाद दरवाजा खुला। एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां खड़ा था, भौंहे चढ़ाए। उसके चेहरे पर जीवन भर की कठिनाइयों की लकीरें थीं। आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? अंकल ली, मिंग हाओ ने चुपचाप सामने खड़े आदमी की ओर देखते हुए कहा। तुम? अधेड़ उम्र का आदमी आश्चर्य से घूरा। उसने मिंग हाओ को गौर से देखा और फिर उसकी आंखों में अविश्वास का भाव भर आया। मिंग हाओ, तुम कहाँ थे?
अंदर आओ। सुख आश्चर्य से भरे भाव के साथ वह आदमी मिंघाओ को घर के अंदर खींच ले गया। पत्नी, आओ देखो कौन है। एक अधेड़ उम्र की महिला आंखों में आंसू लिए अंदर बैठी थी। जब उसने अपने पति की बातें सुनी और मिंघाओ को देखा तो वह एक पल के लिए देखती रह गई, फिर खुशी से चमकती आंखों के साथ खड़ी हो गई। यह सचमुच मिंघाओ है, आदमी ने कहा। बेटी, सबने कहा था कि तुम उस साल अचानक उठकर चली गई थी। आंटी को तुम्हें देखने दो। वह उसके सामने खड़ी हो गई, उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। उसकी आंखें खुशी से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहस करते हुए बिताई दोपहर को भूल गई हो। मैंने तुम्हें सालों से नहीं देखा। तुम लंबे हो गए हो, लेकिन तुम बहुत दुबली हो। तुमने इतने सालों में बहुत कुछ सहा होगा। लो बैठो, आंटी तुम्हारे लिए कुछ व्यंजन बनाएगी। तुम अभी अभी लौटी हो, थोड़ी देर रुको। तुमने यह जगह अपने अंकल ली को भले ही बेच दी हो, लेकिन यह अब भी तुम्हारा घर है। उसने मिंघाओ को एक दयालु खुश मुस्कान दी, फिर उस आदमी को घूरा और रसोई में चली गई। जल्द ही मिज खाने से भर गई। सामने बैठे जोड़े और उनकी आंखों में दया देखकर उसे अपने माता पिता के लापता होने के बाद के दिनों की याद आ गई। अंकल और आंटी ली की मदद के बिना हालात बहुत मुश्किल होते उसके लिए। इन सालों में फसल अच्छी नहीं हुई है, आंटी ली ने मिंघाओ को खाना परोसते हुए कहा। हमने अपना घर अपने बेटे को दे दिया ताकि उसकी शादी हो सके। चूंकि यह जगह खाली थी, इसलिए हम यहाँ आ गए। उन्होंने उसे एक दयालु नजर से देखा। तुम इतने सालों से कहाँ थे? हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन कभी नहीं मिले। मिंघाओ ने उनकी बातें सुनी और उनके दिल में उनकी दयालुता महसूस की। उसने उन्हें पढ़ाई के लिए देश के एक अलग हिस्से की यात्रा की एक अस्पष्ट कहानी सुनाई। खाना खत्म होने के बाद उसने दंपत्ति को प्रणाम किया। अंकल ली, आंटी ली, मैं अपना पुश्तैनी घर वापस खरीदना चाहता हूँ। आखिरकार मेरे माता पिता ने इसे मेरे लिए छोड़ा था। ये रहे कुछ चांदी के सिक्के। तुम दोनों यहाँ रह सकते हो और इस जगह की देखभाल में मदद कर सकते हो। उसने अपने चोगे के अंदर से चांदी के कुछ सिक्के निकाले और उन्हें नीचे रख दिया। यह अंकल ली अपनी पत्नी की ओर देखते हुए झिझके। आंटी ली ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक पल बाद सिर हिला दिया। तुम सही कह रही हो, उसने दृढ़ता से कहा। यह घर तुम्हारा है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें दिया है। तुम्हारे अंकल ली और मैं बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए जैसा तुम कह रही हो हम यहीं रहेंगे। लेकिन हमें चांदी की जरूरत नहीं है। जब तुम बड़े हुए तब हमने तुम्हारी देखभाल की। तुम हमारे अपने बच्चे जैसे हो। हम तुम्हारे पैसे कैसे ले सकते हैं? उसने चांदी के सिक्के मिंघाओ के हाथ में वापस रख दिए। मिंघाओ ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने हाथ जोड़कर उन्हें एक बार फिर प्रणाम किया। वह रात भर नहीं रुका। इसके बजाय उसने घर से कुछ यादें समेटी हुई चीजें इकट्ठी की, फिर अलविदा कहा और रात के अंधेरे में चला गया। वह चांदी अपने साथ नहीं ले गया, उसने उसे बिस्तर पर ही छोड़ दिया। बाद में वह एक सराय में बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और रात के आसमान को देखने लगा। उसने आह भरी, मैं अब इस नश्वर संसार का हिस्सा नहीं हूँ, और फिर भी सारे बंधन तोड़ना मुश्किल है। उसने आंखें बंद कर ली। अच्छा, अगर ये बंधन नहीं टूट सकते तो मैं इन्हें ऐसे ही रहने दूंगा। अगली सुबह भोर में मिंघाओ को वांग परिवार की बढ़ई की दुकान मिली। वहाँ उसने एक वृद्ध अंकल वांग को देखा, जिनका चेहरा झुर्रियों से भरा था। दुकान में बैठे कुछ नहीं देख रहे थे। उनके सामने एक लकड़ी की नक्काशी थी जो बिल्कुल वांग यूकाई जैसी दिखती थी। अंकल वांग के चेहरे पर एक अमिट उदासी छाई हुई थी। मिंघाओ ने एक पल सोचा। उसे यकीन नहीं था कि वांग यूकाई मर गया है या नहीं। आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नत होने के बाद उसने लिटिल टाइगर को ढूंढा था, फिर उस जगह का निरीक्षण करने गया था जहां वांग यूकाई चट्टान से गिरा था। उसे इस बात का कोई सुराग नहीं मिल पाया था कि क्या हुआ था। एक आह भरते हुए मिंघाओ बढ़ई की दुकान में चला गया। किसी के आने का आभास पाकर अंकल वांग ने अपना सिर उठाया। मिंघाओ को देखकर वे आश्चर्य से देखते रह गए। आंखें मलते हुए वे कांपते हुए खड़े हो गए। तुम मिंघाओ। अंकल वांग, मैं हूँ। मिंघाओ ने बूढ़े व्यक्ति को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। यूकाई कहाँ है? उसने पूछा। ऐसा लग रहा था कि वह उस साल जो हुआ था उसे अभी तक भूला नहीं था। मिंघाओ को देखकर वह अचानक उत्साहित लग रहा था। तुम दोनों उस साल एक ही समय पर लापता हो गए थे। वह कहाँ है? यूकाई वापस नहीं आ पाया, इसलिए उसने मुझसे उसके लिए एक संदेश भेजने को कहा। मिंघाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कुछ सालों में वापस आ जाएगा। आप निश्चिंत रह सकते हैं महोदय। यूकाई बहुत अच्छी तरह से रह रहा है। उसने अंकल वांग को उसकी कुर्सी पर बैठने में मदद की, फिर कुछ देर उनके साथ बैठकर बातें करता रहा। उसने उसे बताया कि वे पढ़ाई करने गए हैं और यूकाई इतना प्रतिभाशाली है कि वह लौटने से पहले कुछ समय और पढ़ाई जारी रखना चाहता है। अंकल वांग के चेहरे पर उत्साह के आंसू छलक आए। उन्होंने मिंघाओ की कहानी सुनी, सिर हिलाया और ऐसा लगा जैसे उनके चेहरे की कुछ झुर्रियां गायब हो गई हों। मिंघाओ कुछ दिलचस्प किस्से सुनाते रहे और बूढ़ा मुस्कुराया। वह बच्चा हमेशा से होशियार था। वह मुझसे बढ़ईगिरी कभी नहीं सीखना चाहता था। वह सारा दिन दूसरी चीजों के बारे में सोचता रहता था। अच्छा, अगर वह पढ़ाई करने बाहर जा सकता है तो अच्छी बात है। अंकल वांग की मुस्कान और चौड़ी हो गई। दोपहर के आसपास मिंघाओ चले गए। अंकल वांग उन्हें खुद दरवाजे तक ले गए। लिटिल टाइगर और फैटी यूंजी काउंटी से नहीं, बल्कि आसपास के 2 अन्य काउंटी से थे। मिंघाओ लिटिल टाइगर से ज्यादा परिचित नहीं थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वह अपना ख्याल रख सकता है। दूसरी ओर उसे फैटी के परिवार से मिलने जरूर जाना था ताकि उन्हें पता चल सके कि वह ठीक है। फैटी शायद दक्षिणी क्षेत्र में था। मिंघाओ ने मन ही मन आह भरी। उस दोपहर वह स्टीवर्ट जो को ढूंढने गया, लेकिन वह नहीं मिला। इधर उधर पूछने पर उसे पता चला कि स्टीवर्ट जो लगभग 6 महीने पहले अपना घर छोड़कर चला गया था। लोगों ने बताया कि वह झाओ राज्य की राजधानी में चला गया है। यह जानकर मिंघाओ ने आगे कोई पूछताछ नहीं की और यूंजी काउंटी छोड़ दिया। यहाँ कई यादें थीं, लेकिन मिंघाओ जानता था कि रिलायंस संप्रदाय में प्रवेश करते ही उसका रास्ता झाओ राज्य और दक्षिणी क्षेत्र की ओर था। वह चुपचाप चला गया। अपने साथ केवल कुछ सामान ले गया जो उसने अपने बैग में रखा था, कुछ बर्तन और कटोरे और कुछ रजाई।
बर्तन और कटोरे रजाइयां उसे उसके पिता ने उपहार में दी थीं और बिस्तर की रजाइयां उसकी मां ने बुनी थीं। मिंग हाओ के लिए ये चीजें अमूल्य थीं। दाकिंग पर्वत के नीचे 3 काउंटी थीं। यूनजी काउंटी के अलावा यूनहाई काउंटी और यूनकै काउंटी भी थे। फैटी का घर यूनकै में था। यह यूनजी से छोटा था और हालांकि वहां उतनी भीड़-भाड़ नहीं थी, फिर भी यह विशाल भूभाग से घिरा हुआ था और इसलिए काफी समृद्ध जगह थी। यह बात उन मुट्ठी भर बड़े परिवारों के लिए खास तौर पर सच थी, जिनके पास बड़ी संपत्ति और धन संपत्ति थी। फैटी के पिता यूनकै काउंटी के प्रसिद्ध धनवान ली थे। फैटी ने उसे पहले जो बताया था, उसके अनुसार उसके परिवार में कई 100 मजदूर काम करते थे और आप परिवार के परिसर में घूमते हुए पूरा दिन बिता सकते थे, जो नौकर-चाकरों से भरा रहता था। उसने बताया था कि उसका चैम्बर पॉट चांदी का बना है, उसकी रजाइयां झाऊ राज्य की राजधानी से खरीदी जाती हैं और बचपन से ही नौकरानियां सोने से पहले उसका बिस्तर गर्म करती थीं। बड़े होने पर भी यह सिलसिला चलता रहा और उसने बताया कि उसे याद भी नहीं कि उसने जिंदगी में कितनी नौकरानियों को छुआ था। खैर, उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई, यहाँ तक कि जब तक उसकी शादी तय नहीं हो गई। उसकी मंगेतर यूनकाई के प्रसिद्ध विद्वानों के परिवार की एक बेहद खूबसूरत युवती थी। उसके पिता ने इस मामले को सफलतापूर्वक सुलझाने में बहुत सोच विचार और पैसा लगाया था। जब उसने फैटी के चेहरे के भावों को याद किया जब वह इस बारे में बात कर रहा था, तो मिंग हाओ मुस्कुराया। वह यूनकाई काउंटी में चला गया। मिंग हाओ पहले भी कई बार यूनकाई काउंटी जा चुका था। आमतौर पर उसे कलम, स्याही, कागज और स्याहीदानी खरीदने की जरूरत होती थी। शायद गांव में धन की अधिकता के कारण विद्वानों के सजावटी सामान की मांग बढ़ गई थी, इसलिए लेखन सामग्री की कीमत औसत से कम थी। 3 साल बीत जाने के बावजूद वह जगह पहले जैसी ही दिख रही थी। जैसे ही मिंग हाओ सड़कों पर चला, उसने देखा कि कई दुकानों के बाहर लालटेन लटकी हुई थीं, जिन पर बड़े करीने से ली लिखा हुआ था। फैटी ने जो बताया था, उसके अनुसार उसके पिता यूनकाई के सबसे अमीर व्यक्ति थे और वास्तव में काउंटी के लगभग आधे हिस्से के मालिक थे। और उनके पास सिर्फ जमीन ही नहीं थी, बल्कि उनका व्यवसाय भी था, जिस पर ली लिखा होता था। आसपास पूछताछ करने के बाद उसने फैटी के घर का पता लगाया और उस दिशा में चल पड़ा। सूरज क्षितिज पर डूबने लगा था, आसमान में अंधेरा छा रहा था और जमीन पर एक हल्की सी चमक छा रही थी। उसे यूनकाई काउंटी के पूर्वी छोर पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, जहां उसने एक विशाल संपत्ति देखी जो भव्य इमारतों के जंगल से भरी हुई थी। मुख्य द्वार के ऊपर, जिसकी रखवाली अनुचर करते थे, एक बोर्ड लगा था जिस पर ली हवेली लिखा था। अंदर से गायन और नृत्य की जीवंत ध्वनि सुनाई दे रही थी। मिंग हाओ के शरीर की एक झलक दिखाई दी और वह अंदर था। हवेली बहुत बड़ी थी, जिसके चारों ओर एक भीतरी आंगन था जहां गायक और नर्तकियां अपना प्रदर्शन कर रहे थे। मिंग हाओ की नजर एक बेहद मोटे, अधेड़ उम्र के आदमी पर पड़ी जिसने आलीशान लबादा पहना हुआ था। वह फैटी से बहुत मिलता जुलता था, यह जाहिर तौर पर उसके पिता थे। उसके बगल में एक युवक बैठा था जिसके चेहरे पर एक विवेकपूर्ण भाव था। वह बेहद घमंडी लग रहा था और महंगे कपड़े पहने हुए था, फिर भी उसका शरीर थोड़ा कमजोर लग रहा था, मानो उसने बहुत ज्यादा शराब और औरतों के नशे में खुद को थका लिया हो। उसके हाथ में शराब का प्याला था और गायकों और नर्तकियों को देखते हुए उसकी आंखों में कुछ अभद्र भाव चमक रहा था। अभी तक नहीं आए, युवक ने भौंहें चढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज ठंडी और रुबी हुई थी। किसी भी क्षण, फैटी के पिता ने बेहद शर्मिंदा होते हुए कहा, लेकिन चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान लाने की कोशिश की। युवा स्वामी जाओ, कृपया थोड़ी देर और रुकिए। मेरी बहू चीजों को धीरे धीरे लेती है। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही दूर से कई दासियां प्रकट हुई। उनके पीछे एक युवती चल रही थी। उसने एक लंबा, जालीदार वस्त्र पहना हुआ था और उसके बालों में फीनिक्स के हेयरपिन लगे हुए थे। उसका रूप निर्मल और सुंदर था, फिर भी उसके चेहरे पर डर का भाव था। जैसे ही वह पास आई, वह ठंड से कांपने लगी। पिताजी, उसने पास आते हुए कहा। उसने अभिवादन में झुककर प्रणाम किया। जियांगर, यह यूनहाई काउंटी के झाऊ परिवार का युवा स्वामी है, फैटी के पिता ने धीरे से कहा। तुम उसे टोस्ट क्यों नहीं देते? उन्होंने क्षमा याचना करते हुए अपनी बहू की ओर देखा। हालांकि उनका बेटा सालों से लापता था, फिर भी वह उसके लौटने का इंतजार करती रही, कभी कोई शिकायत नहीं की। वह अपने ससुर के साथ अत्यंत पितृभक्ति का व्यवहार करती थी। नमस्कार, युवा स्वामी जाओ, लड़की ने धीरे से सिर झुकाते हुए कहा। वह डरी हुई थी, लेकिन वह जानती थी कि इस समय परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। उसने शराब का बर्तन उठाया और एक प्याले में थोड़ी शराब डाली, जिसे उसने दोनों हाथों से उसकी ओर बढ़ाया। उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने मुश्किल से निकला। लड़की बेहद खूबसूरत थी और मन ही मन वह कुछ भी करने को तैयार था। उसके चेहरे पर एक कामुक मुस्कान आ गई। उसने शराब स्वीकार की और फिर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। लड़की डरकर पीछे हट गई, जिससे प्याला जमीन पर गिर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युवा लॉर्ड जाओ चिल्लाए, उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने मिच को लात मारकर गिरा दिया, जिससे शराब और खाना इधर उधर बिखर गया। उन्होंने फैटी के पिता की ओर इशारा किया। मेरी बात सुनो, ली दाफू। मेरा छोटा भाई वापस आ गया है और अब वह अमर हो गया है। उसे तुम्हारी संपत्ति चाहिए, तुम्हारी जान नहीं। मुझे तुम पर दया आई और मैंने उससे तुम्हारे बारे में अच्छी बातें कही, लेकिन फिर तुम मुझे इस तरह अपमानित कर रहे हो। युवा लॉर्ड जाओ, यह फैटी के पिता ने जल्दी से बोलने की कोशिश की। चुप रहो, मैं तुम्हें बता दूं, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो तुम अपनी बहू को मेरे साथ रात बिताने दोगे। अगर वह मुझे खुश कर देती है, तो मैं अपने छोटे भाई से तुम्हारे बारे में कुछ और अच्छी बातें कहूंगा। वह ठंडे स्वर में हंसे, उनकी नजरें उस लड़की पर टिकी थीं, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके चेहरे पर एक बार फिर एक गंदी नजर आ गई। फैटी के पिता का चेहरा पीला पड़ गया। पहले तो उस युवक ने सिर्फ टोस्टिंग का जिक्र किया था, जिसके लिए वह राजी हो गया था, लेकिन यह तो हद हो गई। उसने दांत पीस लिए। उसका बेटा लापता था और वह अपनी बहू की भी रक्षा नहीं कर सकता था। जीने का क्या मतलब था? छोड़ो इसे, वह दहाड़ा। यहाँ से निकल जाओ। यारों, इस आदमी को बाहर निकालो। ली परिवार दिवालिया भी हो जाए तो भी मैं जाओ के घराने से अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। कितना प्रभावशाली, युवा लॉर्ड जाओ हंसा।
वह घूम गया और चला गया, उसकी आंखों में हत्या का भाव था। भुज को साफ होते देख युवती उसने अपने होंठ काटे, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहने वाली हो। इस मामले की चिंता मत करो, फैटी के पिता ने शांति से कहा। इस दुनिया में अभी भी कानून है। कृपया उस युवा युवती को वापस ले जाओ। नौकर युवती को ले जाने के लिए आए। सब कुछ शांत था। फैटी के पिता कांपने लगे। वह लड़खड़ा रहे थे, अचानक बूढ़े लगने लगे। फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया और चलने लगे। कुछ ही देर में वह एक इमारत के पास पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। यह एक आलीशान कमरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अगर हर जगह काटने के निशान न हो तो यह और भी अच्छा लगेगा। फुगुई, तुम कहाँ हो? फैटी के पिता कुर्सी पर बैठते हुए बुदबुदाए। तुम वापस क्यों नहीं आए? वह पहले से भी ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। उन्होंने मुझ पर काटने के निशान को धीरे से रगड़ा। वह ठीक है, एक आवाज ने सन्नाटा तोड़ते हुए कहा। फैटी के पिता ने अपना सिर उठाया और उनकी आंखें डर से भर आई जब उन्हें एहसास हुआ कि कमरे में खिड़की के पास कोई और व्यक्ति खड़ा है। उन्हें पता ही नहीं चला कि वह कब और कैसे वहां आ खड़ा हुआ। उसने एक लंबा नीला लबादा पहना हुआ था और किसी विद्वान जैसा लग रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि मिंग हाओ था। तुम? ली दाफू घबराकर खड़ा हो गया। वह कुछ कदम पीछे हट गया। मैं ली फुगुई का दोस्त हूँ, जो संप्रदाय से है। मिंग हाओ, यूनजी काउंटी से। मिंग हाओ मुड़ा। उसकी नजर खिड़की पर लगे कुछ काटने के निशानों से हटकर ली दाफू पर पड़ी। मिंग हाओ, ली दाफू ने चौंक कर कहा। उसने नाम पहचान लिया। जब उसने इतने साल पहले अपने बेटे के लापता होने की जांच की थी तो उसे पता चला था कि उसी समय 3 और लड़के लापता हो गए थे। उनमें से एक का नाम मिंग हाओ था। फुगुई, वह? ली दाफू का शरीर कांपने लगा। अंदर ही अंदर उसे झिझक महसूस हुई। वह इस समय झाऊ राज्य में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा। मिंग हाओ आगे बढ़ा और एक कुर्सी पर बैठ गया। मैंने देखा कि अभी आंगन में क्या हुआ, उसने ठंडे स्वर में कहा। मैं इस मामले को देखने के लिए कुछ दिन यहीं रहूंगा। उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला और उसे मेज पर रख दिया। कृपया इन मानकों के अनुसार मेरे लिए 3 भाले गढ़ दीजिए, एक लोहे का, एक चांदी का और एक सोने का। यह कहकर उसने आंखें बंद कर लीं। ली दाफू झिझका, लेकिन फिर सिर हिला दिया। स्थिति चाहे कितनी भी अविश्वसनीय क्यों न लगे, वह मिंग हाओ की बात पर विश्वास करना चाहता था। बिना एक शब्द कहे उसने कागज उठाया और जल्दी से चला गया। युवा स्वामी झाओ ली परिवार और यूनकाई काउंटी से अपना चेहरा गंभीर बनाए हुए चला गया। अपने अनुचरों के साथ वह रात के अंधेरे में दांत पीसते हुए यूनहाई काउंटी की ओर वापस चल पड़ा। चलते चलते उसने अपने चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा, जिससे हथेली का एक स्पष्ट निशान रह गया। जल्द ही वह एक बड़े आंगन में पहुंचा और उसके चेहरे का भाव अचानक सम्मान, यहाँ तक कि विस्मय में बदल गया। उसने धीमी आवाज में कहा, छोटे भाई, क्या तुम जाग रहे हो? क्या बात है? एक ठंडी आवाज आई। आवाज थोड़ी तीखी थी, मानो उसका मालिक कोई ऐसा लड़का हो जो अभी अभी यौवन की शुरुआत कर रहा हो। ली के घराने ने न केवल तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने मुझे अपमानित भी किया। उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारे। युवा स्वामी झाओ ने अपना सबसे अपमानित भाव दिखाने की कोशिश की। दरवाजा धीरे से खुला और एक युवक बाहर आया। वह लगभग 12 या 13 साल का लग रहा था और उसने एक शानदार कढ़ाई वाला गाउन पहना हुआ था। उसके चेहरे के भाव बहुत ही सुंदर थे और वह लगभग सुंदर लग रहा था। अगर मिंग हाओ यहाँ होता तो यह युवक तुरंत चापलूस की तरह व्यवहार करने लगता। वह उन शिष्यों में से एक था जिन्हें रिलायंस संप्रदाय के विघटन के दिन ग्रैंड एल्डर ओयांग ने बचाया था। वह मिंग हाओ का सेवक चाओ हाई था। उसका भी फैटी जैसा ही विचार था, एक बड़ा जमींदार बनने का। फैटी के चले जाने के बाद वह इस इलाके में लौट आया था और स्थानीय धनी परिवारों की संपत्ति लूटने लगा था। दरअसल उसने ली दाफू से निपटने की योजना तब बनानी शुरू कर दी थी जब वह रिलायंस संप्रदाय में ही था। दुर्भाग्य से लौटने के बाद उसे पता चला कि ली परिवार अपने सदस्यों को पारिवारिक संपत्ति के बारे में जानकारी देने से मना करता है। तुम निकम्मे मूर्ख हो, चाओ हाई ने ठंडी सिसकी के साथ कहा। क्या तुम सच में मुझे भी उतना ही मूर्ख समझते हो? उस हथेली के निशान का कोण बिल्कुल गलत है। तुमने साफ तौर पर खुद को ही चोट पहुंचाई है। उसके चेहरे पर घृणा के भाव उभर आए। लेकिन यह व्यक्ति उसका बड़ा भाई था। उसने भौहें चढ़ाई। कोई बात नहीं, मैं अपने साधना आधार में एक बड़ी सफलता हासिल करने वाला हूँ। 7 दिनों में मैं तुम्हारे साथ ली के घर चलूंगा। वह मुड़ा और कमरे में वापस चला गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। युवा स्वामी झाओ खुश लग रहे थे। 7 दिन बाद उस युवती की करुण पुकार उसके नीचे से आती हुई कल्पना करते हुए उनका दिल जलने लगा। 7 दिन बीत गए। चाओ हाई यूनहाई काउंटी में ली के घर से हाथ पीठ के पीछे बांधे बाहर निकला। उसके पीछे युवा स्वामी झाओ भी थे। वे अपने साथ परिवार के कुछ अनुचर लाए थे। उनकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी और वे सीधे यूनकाई काउंटी की ओर चल पड़े। यूनकाई काउंटी में मिंग हाओ फैटी के कमरे में पालथी मारकर बैठा था, मौन ध्यान कर रहा था। दोपहर के आसपास एक हल्की दस्तक सुनाई दी। दरवाजे पर लगा। मिंग हाओ ने धीरे से आंखें खोली और देखा कि ली दाफू कमरे में दाखिल हो रहा है। उसके पीछे 10 पारिवारिक सेवक थे। 3-3 आदमियों के 3 समूह एक एक भाला लिए हुए थे, एक लोहे का, एक चांदी का और एक सोने का। उनकी सतहों पर बारीक रेखाओं का जाल बना हुआ था, जिससे वे एक ही समय में आदिम और आलीशान दोनों लग रहे थे। मिंग हाओ ने अपना हाथ उठाया और लोहे का भाला हवा में उसकी ओर उड़ता हुआ आया। ली दाफू और उसके सेवक आश्चर्य और सदमे से देखते रह गए। लोहे का भाला बहुत भारी था। मिंग हाओ को इतनी दूर से उसे छीनते देखकर वे डर गए। ली दाफू का शरीर कांप उठा और उसकी आंखें चमक उठी। पहले उसने अनुमान लगाया था कि मिंग हाओ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उस पर केवल आधा भरोसा करने के बावजूद उसने 3 भाले बनाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। लेकिन अब उसे अपनी पिछली बातों पर पूरा यकीन हो गया था। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से साधारण नहीं था। मिंग हाओ ने सिर हिलाया और चांदी और सोने के भाले वापस ले लिए। उसने उन्हें परखा, फिर आस्तीन के झटके से उन्हें अपने बैग में रख लिया।
ऐसा होते ही नौकरों के घुटनों के बल झुकने और उनके सामने झुकने की आवाजें सुनाई दी। उनके चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। यह 5 विशेष अध्यायों की एक श्रृंखला है जिसके प्रायोजक हैं जॉन एले, जिंगपिंग लाई, एरिक गोर्डन, क्रिश्चियन डेला क्रूज, साई पकालापट, मार्को पाचेको डेरा, क्रिस शेरमेन, शीला मुगन, तचंद्रा जोहान्स, दीप भट्टाचार्य, एलन पोर्टर, डैनियल डेलाने, स्टीवन मेलेंडेज, अब्दुल अजीम नसीरा दियाना और ऑस्टिन मिनेट। एक अमर ली दाफू मानो अपनी जगह पर जड़वत हो गया था, जोर जोर से कांप रहा था। उसे लग रहा था मानो वह भी घुटनों के बल गिर पड़ेगा। पहले उसने सोचा था कि यह व्यक्ति किसी न किसी रूप में असाधारण है, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि वह अमर हो सकता है। फिर अचानक वह और भी ज्यादा उत्साहित हो गया जब उसे याद आया कि उस आदमी ने कहा था कि उसका बेटा उसके संप्रदाय का एक दोस्त है। मुझे मत बताओ कि वह बेकार बच्चा अब अमर हो गया है। वह पूछने ही वाला था कि मिंघाओ ने सिर उठाकर खिड़की से बाहर देखा। बाहर से एक शोरगुल की आवाज आई, फिर मुख्य द्वार के टूटने की एक श्रृंखला के साथ दरारों की आवाज आई। ली दाफू, यहाँ से निकल जाओ। मेरा छोटा भाई एक अमर है और वह तुमसे मिलने आया है। यहाँ आओ और उसे प्रणाम करो। ली दाफू ने ऊपर देखा। मिंघाओ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चल पड़ा। ली दाफू जल्दी से उनके पीछे पीछे गया और वे जल्द ही हवेली के बाहरी आंगन में पहुंच गए। दरवाजे के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे, साथ ही परिवार के कई नौकर चाकर कराह रहे थे। घमंडी युवा स्वामी वहां खड़ा था और उसके पीछे एक युवक जिसका एक हाथ उसकी पीठ के पीछे और दूसरा उसके सामने था। उसके हाथ को एक उंगली के आकार के ज्वाला सर्प ने घेरा हुआ था। वह युवक घमंडी और अडिग लग रहा था और उसके ज्वाला सर्प ने आसपास के दर्शकों को डर और आश्चर्य से हांफते हुए धीरे धीरे उससे दूर जाने पर मजबूर कर दिया। बच्चे भाई, यह ली दाफू है, युवा स्वामी झाओ ने अपने पीछे खड़े मिंघाओ को अनदेखा करते हुए कहा। तो तुम हुआ? झाओ हाई ने अपनी टुर्डी ऊपर उठाई और बोलना शुरू किया। तभी अचानक उसकी नजर मिंघाओ पर पड़ी। उसका शरीर तुरंत कांपने लगा और उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। ज्वाला सर्प तुरंत गायब हो गया और उसके भयभीत चेहरे से खून सूख गया। अनजाने में जैसे सहज ही उसके चेहरे पर एक कृपालु भाव उभर आया। ली दाफू, घमंडी युवा लॉर्ड झाओ चिल्लाया। झाओ हाई के बदलते हाव भाव से साफ अनजान, तुम मेरे भाई के सामने घुटने टेकने की हिम्मत नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बता दूं, वह अमर है। क्या तुम समझते हो इसका क्या मतलब है? वह अपने एक हाथ के इशारे से तुम्हारे पूरे परिवार का सफाया कर सकता है। तुम अभी तक लड़की को बाहर नहीं लाए। तुरंत एक अच्छा कमरा तैयार करो। अगर वह मेरी अच्छी तरह से देखभाल करती है और मैं खुश हूँ तो शायद अगर तुम भीख मांगो तो मैं तुम्हें एक वारिस दे सकता हूँ, वरना तुम्हारा नाम मिट जाएगा। वह जितना ज्यादा बोलता गया उतना ही ज्यादा उत्तेजित होता गया। हालांकि उसके पीछे झाओ हाई का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। मिंघाओ को देखते ही वह कांप उठा, उसका सिर घूम रहा था। तभी उसके भाई के शब्द उसके कानों में पड़े और उसका दिल डर से भर गया। अगर तुम नहीं मरोगे, युवा स्वामी ने आगे कहा, तो क्या है, तुम मर जाओगे। और तुम्हारे बगल में खड़ा वह विद्वान भी। अरे वह कौन है? तुम्हारा दत्तक पुत्र। तुम मुझे घूरने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? मेरा भाई अमर है। उसके बोलना भी पूरा नहीं हुआ था कि उसके शब्द झाओ हाई के कानों तक बिजली की तरह पहुंचे, जिससे वह हवा में उछल पड़ा। गुस्से से उसकी आंखों में भरकर उसने अपने बड़े भाई के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। चुप हो जाओ, वह चीखा, मानो रोने ही वाला हो। वह मिंघाओ को बहुत अच्छी तरह जानता था। उसे आंतरिक संप्रदाय में उसकी स्थिति, वांग तेंगफेई पर उसकी जीत याद थी। बाहरी संप्रदाय में कोई भी मिंघाओ से अनजान नहीं था, नहीं उसके छठे स्तर के साधना आधार से। मिंघाओ एक ऊंचे पहाड़ की तरह था जो झाओ हाई को थोड़े से प्रयास से कुचलकर मार सकता था। जब उसका भाई दर्द से चिल्ला रहा था तब भी झाओ हाई घुटनों के बल गिर पड़ा, उसका शरीर कांप रहा था। सेवक झाओ हाई बड़े भाई मिंग को नमस्कार। नमस्कार। उसका भाई उसके बगल में खड़ा था, आश्चर्य से देखता रह गया। अपना चेहरा हाथ से ढकते हुए उसने अचानक कहा, भाई तुमने उसे क्या कहा था? बड़े भाई मिंग, हा, तो वह परिवार का है। लड़की ने भी उसे पसंद कर लिया होगा। अच्छा बस मिंग को। चुप रहो, झाओ हाई चिल्लाया। ऐसा लग रहा था मानो वह इतना डर गया हो कि मर ही जाएगा। उसका शरीर जोर से कांप उठा क्योंकि उसके दिमाग में बाहरी संप्रदाय के शिष्यों से मिंघाओ के बारे में सुनी सारी बातें घूम रही थीं। पूरी तरह से बेचैन होकर वह उछलकर खड़ा हो गया और अपने भाई के मुंह पर फिर से थप्पड़ मारा। ली दाफू हैरानी से देखता रहा। उसने एक गहरी सांस ली, फिर सुन्न होकर मिंघाओ को देखा। उसने अनुमान लगाया था कि मिंघाओ एक अमर देवता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे देखकर झाओ के घराने का शक्तिशाली अमर देवता इतना भयभीत हो जाएगा कि कांप उठेगा। सिर्फ वह नहीं था, आसपास के सभी नौकर स्तब्ध होकर देख रहे थे। उनकी आंखें मिंघाओ को देखते ही श्रद्धा से भर गईं। बड़े भाई मिंग, झाओ हाई ने फिर से घुटनों के बल बैठते हुए कहा। उसकी आंखें तीव्र भय से भर गईं। उसका चेहरा उदास था। मिंघाओ ने झाओ की ओर देखा। ने ठंडे स्वर में बिना कुछ कहे कहा, झाओ है का दिल धड़क उठा और उसने अपना जबड़ा भींच लिया। उसने अपने बड़े भाई को अपने बगल में खड़े देखा और उसकी आंखें गुस्से से भर आईं। वह मिंघाओ से शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए उसने अपने भाई पर अपना गुस्सा निकालने का फैसला किया। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक बार फिर उंगली के आकार का ज्वाला सर्प प्रकट हुआ। वह युवा स्वामी झाओ से टकराया, जो तुरंत जोर से चीखने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा और आगे पीछे लुढ़कने लगा। कुछ ही पलों में वह एक तड़पती, जली हुई लाश में बदल गया। मैं बड़े भाई मिंग से विनती करता हूँ कि वे मेरी जान बख्श दें, झाओ हाई ने अपने भाई की बात अनसुनी करते हुए मिंघाओ के सामने घुटने टेकते हुए और बार बार प्रणाम करते हुए कहा। लगता है तुम इस नश्वर संसार को छोड़ने को तैयार नहीं हो, मिंघाओ ने ठंडे स्वर में कहा। इसलिए आज से तुम निश्चिंत हो सकते हो और एक नश्वर की तरह जीवन जी सकते हो। उसने अपनी उंगली उठाई और तुरंत ही झाओ हाई का चेहरा पीला पड़ गया और उसने मुंह भर खून थूक दिया। उसका डेंटियन टूट गया और उसका द्वितीय स्तरीय साधना आधार नष्ट हो गया। वह अब एक साधक नहीं बल्कि एक नश्वर था। वह लड़खड़ाता हुआ उठा और हाथ जोड़कर मिंघाओ को सलाम किया।
फिर वह मुड़ा और अपने आदमियों के सहारे पीड़ा में चला गया। वह धीरे धीरे दूर चला गया। मैंने उसे ठीक से अनुशासित नहीं किया, मिंग हाओ ने झाओ हाई को जाते हुए देखे बिना कहा। वह मेरा सेवक था जो संप्रदाय से भाग गया था। उसने आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दी, अंकल ली। उसने मुट्ठियां भींच कर ली दाफू को प्रणाम किया। कोई नुकसान नहीं हुआ, सब ठीक है, ली दाफू ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, अमर। वह कमर झुकाकर झुक गया। उसका सिर अभी भी घूम रहा था क्योंकि वह झाओ के घराने के अमर देवता के मिंग हाओ के सेवक होने के बारे में सोच रहा था। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अंकल ली। मिंग हाओ मुस्कुराया। मोटे ली फुगुई संप्रदाय में मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं। मैं उनसे मिलने आया था, इसलिए मैं ऐसी किसी भी स्थिति को नजरअंदाज नहीं करूंगा। वह एक कदम पीछे हटा और फिर से मुट्ठियां बांधकर अभिवादन किया। मैं विदा लेता हूँ। वह पलक झपकते ही चला गया। कुछ ही कदमों में वह चला गया। ली दाफू थोड़ा उदास लग रहा था। वह अपने बेटे के बारे में सोच रहा था। फिर उसकी आंखें गर्व और प्रत्याशा से भर गईं। उसकी मुस्कान फिर से खिल उठी। मेरे बेटे ने अच्छा किया है, वह अमर है। मैं जाकर पैतृक भवन में धूप जलाऊंगा। इस घटना ने हमारे परिवार और पूर्वजों का नाम रोशन किया है। मिंग हाओ यूंकाई काउंटी से निकल गया। अब दोपहर हो चुकी थी और उसका वस्त्र पतझड़ की हवा में लहरा रहा था। जैसे जैसे वह दाकिंग पर्वत के पास पहुंच रहा था, पहाड़ी हवा और तेज होती जा रही थी। वह पहाड़ की चोटी पर उसी जगह खड़ा था जहां वह 3 साल पहले स्तब्ध खड़ा था। उसके चेहरे पर भावनाएं छा गईं। 3 साल कितनी जल्दी बीत गए थे। उसका चेहरा अब जवान और भोला नहीं रहा। वह परिपक्व हो गया था, लेकिन दाकिंग पर्वत हमेशा की तरह वैसा ही था। वह कभी नहीं बदलेगा, नहीं वह विशाल नदी जो उसके नीचे निरंतर बहती रहती है। नदी की ओर देखते हुए मिंग हाओ को उस लौकी की बोतल याद आई जो उसने उस साल उसमें फेंकी थी। उसने सोचा कि कैसे उसने बड़ी बहन जू, फैटी, वांग यूकाई और छोटी बागिन का सामना किया था। चुपचाप वह हवा में उछला और एक उड़ती हुई तलवार पर चढ़ गया। वह पहाड़ से नीचे चट्टान की दरार तक उड़ गया। वह अंदर गया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले था। मिंग हाओ अंदर खड़ा चारों ओर देख रहा था। उस साल बड़ी बहन जू क्योई संघनन के 7वें स्तर पर था और अब वह 7वें स्तर का साधक था। ऐसा लग रहा था मानो 3 साल एक विशाल वृत्त थे जिसका आरंभ बिंदु यही था और अंत बिंदु भी यही था। लेकिन अगर 3 साल वाकई एक वृत्त थे, तो शायद यहाँ लौटने का मतलब है कि मैं एक नए आरंभ बिंदु पर पहुंच गया हूँ। यह वैसा ही है जैसा ऋषियों ने कहा था, अगर आप पहला कदम नहीं उठाएंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि रास्ता किस दिशा में जाता है। उसने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर खोली। मैंने अपने पहले नए कदम पहले ही उठा लिए हैं। उस साल मेरे पास पैसों की कमी थी और अब मेरे पास आत्मा रत्नों की कमी है। ऐसा लगता है कि ज्यादा कुछ बदला नहीं है। मिंग हाओ ने अपने थैले में मौजूद थोड़े से आत्मिक पत्थरों के बारे में सोचते हुए अपना सिर हिलाया। वह खुद को थोड़ा दर्द महसूस किए बिना नहीं रह सका और गुफा से बाहर निकल गया। अपनी उड़ती हुई तलवार पर सवार होकर वह नदी की दिशा में नीचे की ओर दौड़ा। अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने अपना सिर ऊपर उठाया। दाकिंग पर्वत पर जिस मुद्रा में वह अभी खड़ा था, उसी मुद्रा में सुनहरे रंग का लबादा पहने एक आदमी खड़ा था। उसने मिंग हाओ को ठंडी निगाहों से देखा। तो तुम यहाँ वापस आ गए, उसने एक भयावह आवाज में कहा, जिससे डूबते सूरज की रोशनी और भी गहरी हो गई और पीछे रह गई उसकी हत्या और लालच से भरी आंखें। वह शांगगुआन शियू था। जिस दिन संप्रदाय भंग हुआ था, वह भागने वाला पहला व्यक्ति था। कुछ दिन बीतने के बाद वह फिर से प्रकट हुआ। कुछ पूछताछ करने के बाद उसे संप्रदाय के विघटन के बारे में पता चला, साथ ही यह भी कि कैसे पैट्रियार्क रिलायंस ने पूरे साधना जगत के दिलों में आतंक फैला दिया था। झाओ राज्य। इसलिए अपने निशान छिपाते हुए वह चला गया, यह निर्णय लेते हुए कि अब कुछ औषधीय पौधों की कटाई करने का समय आ गया है, जिन्हें उसने कुछ समय पहले गुप्त रूप से लगाया था। हालांकि रास्ते में वह दाकिंग पर्वत से गुजरा था, जिससे उसे मिंग हाओ की जांच पड़ताल के समय की याद आ गई। वह जानता था कि यहीं पर शू किंग ने उसे पाया था, इसलिए उसने उससे मिलने की उम्मीद में कुछ दिन वहीं रुकने का फैसला किया। मिंग हाओ की आंखों में हत्या का इरादा चमक रहा था। वह इस समय क्योई संघनन के 7वें स्तर पर था, इसलिए वह अन्य साधकों के स्तरों का पता लगाने में सक्षम था। शांगगुआन शियू 9वें स्तर पर था। हालांकि उसका साधना आधार पूरा नहीं हुआ था, फिर भी वह से किस्मत से वह जल्द ही फाउंडेशन स्थापना तक सफलतापूर्वक पहुंच जाएगा, जिससे वह झाओ राज्य के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों में से एक बन जाएगा। मिंग हाओ जानता था कि उसके पास ढेर सारी जादुई वस्तुएं होने के बावजूद वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि अभी उसके पास रखे सामान का थैला भरा नहीं था और उसके पास लगभग कोई आत्मा रत्न नहीं था। लड़ने का यह सही समय नहीं था। बिना एक शब्द कहे वह दूर भाग गया। उसका शरीर धुंधला हो गया। जैसे ही वह तेजी से भागा, शांगगुआन शियू ने एक ठंडी हंसी निकाली। संप्रदाय के भीतर वह महापुरुष ओयांग से डरता था और आंतरिक संप्रदाय के किसी शिष्य के विरुद्ध कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। लेकिन वह अतीत की बात थी। मिंग हाओ को मारकर उसके खजाने छीनने की उसकी इच्छा तीव्र रूप से प्रज्वलित हो रही थी। उसका शरीर चमक उठा और उसके सामने एक ताबीज प्रकट हुआ। उसने उसे उठा लिया और उसने मिंग हाओ का पीछा करते हुए गोली चला दी। इस बार कोई विशेष प्रमोशन प्रशिक्षण नहीं है। तुम मेरे हाथों से कैसे बच सकते हो? शांगगुआन शियू के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान छा गई। वह सफल होने के लिए दृढ़ था। यह 5 विशेष अध्यायों की एक श्रृंखला है, जिसे जॉन एले, जिंगपिंग लाई, एरिक गोर्डन, क्रिश्चियन डेला क्रूज, साई पकालापट, मार्को पाचेकोडेरा, क्रिस शेरमेन, शीला मुगन, तजंद्रा जोहान्स, दीप भट्टाचार्य, एलन पोर्टर, डैनियल डेलाने, स्टीवन मेलेंडेज, अब्दुल अजीम नसीरा दियाना और ऑस्टिन मिनेट द्वारा प्रायोजित किया गया है। शाम के आसमान में गरज के साथ बिजली चमक रही थी। गुलाबी बादल इधर उधर घूम रहे थे और पतझड़ की हवा सरसराहट के साथ गिरे हुए पत्तों को उठाकर उन्हें तैरने पर मजबूर कर रही थी। यह एक खूबसूरत बरसाती पतझड़ की शाम होनी चाहिए थी, लेकिन इस शांति को 2 आकृतियों ने भंग कर दिया, जो कभी कभी जमीन पर गिर जाती, लेकिन फिर तुरंत वापस हवा में उछल जाती। वे जीवन मरण के संघर्ष में लगे हुए आगे बढ़ रहे थे। मिंग हाओ आगे था, उसकी आंखें चमक रही थीं।
क्योई संघनन के 7वें स्तर पर पहुंचने के बाद वह अपनी उड़ती तलवार पर उतनी ही गति बनाए रख सकता था जितनी आधी अगरबत्ती जलने में लगती है। उस गति से वह शांगगुआन शियू को नहीं हिला सकता था। कुछ समय बीतने के बाद उसे जमीन पर गिरना पड़ा, थोड़ी देर तक जितनी तेजी से हो सके दौड़ना पड़ा और फिर से ग्लाइडिंग शुरू करनी पड़ी। शांगगुआन शियू ने उसका डटकर पीछा किया। वह जानता था कि वह उसे भागने नहीं दे सकता। अगर उसने ऐसा किया तो मिंगहाओ विशाल झाऊ राज्य में कहीं आसानी से छिप सकता था और यह बहुत परेशानी का सबब होता। उस समय वह बेहद आश्वस्त था। एक महत्वपूर्ण मोड़ आ गया था। वह जानता था कि मिंगहाओ के पास कोई अनमोल वस्तु है। उसे ठीक से पता नहीं था कि वह क्या करती है, लेकिन वह उसे हासिल करने के लिए दृढ़ था। मिंगहाओ, तुम मुझसे बच नहीं सकते। मेरा लक्ष्य हमेशा दक्षिणी क्षेत्र रहा है। मैं अभी तक नीम स्थापना चरण तक नहीं पहुंच पाया हूं। इसका एकमात्र कारण यह है कि मैं नहीं चाहता था। तुम मेरे लिए चींटी के समान हो। तुम नीम स्थापना में मेरे लिए एक कदम बनोगे। शांगगुआन शियूची संघनन के 9वें स्तर का था। हालांकि वह नीम स्थापना चरण तक पहुंचने के बहुत करीब था, फिर भी उसकी शक्ति का स्तर उस स्तर से बहुत दूर था। यह कहने के बाद हालांकि मिंगहाओ उसके समान ही चरण में था, फिर भी उनके साधना आधार 2 स्तरों से अलग थे। इसका मतलब था कि शांगगुआन शियू न केवल तेज था, बल्कि रिलायंस संप्रदाय में एक बुजुर्ग होने के कारण उसके पास उच्च स्तर की जादुई वस्तुओं तक पहुंच थी। ताबीज हवा में सीटी बजाता हुआ उसे असाधारण शक्ति से आगे की ओर धकेल रहा था। उसने अपनी चौड़ी आस्तीन को झटका, जिससे एक जेट स्लिप टूट गई। एक हरा कोहरा निकला जो एक हरे रंग की बोतल में जम गया, जिसकी ऊंचाई एक औसत व्यक्ति की लगभग आधी थी। वह मिंगहाओ की ओर झपटी। मिंगहाओ की आंखें चमक उठी और उसने अपना बैग थपथपाया। 10 उड़ती हुई तलवारें प्रकट हुई, जादुई बोतल की ओर झपटी। जैसे ही वे टकराई, 10 उड़ती हुई तलवारें टुकड़ों में फट गईं, जो चारों दिशाओं में फैल गईं। बोतल टूट गई, लेकिन शांगगुआन शियू ने अपनी गति बढ़ा दी और बादल के ऊपर से छलांग लगा दी, अपने और मिंगहाओ के बीच की दूरी कम करने के इरादे से। उसी क्षण मिंगहाओ अचानक मुड़ा, उसके हाथ मंत्रों के पैटर्न में झपटे। पवन ब्लेड प्रकट हुए, 3। हालांकि वे शांगगुआन शियू की ओर नहीं गए, बल्कि गोलाकार पैटर्न में तेजी से उड़ते गए, जिससे एक गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हुआ जिसने उसकी उड़ती हुई तलवारों के टूटे हुए अवशेषों को अपनी ओर खींच लिया। जल्द ही उन्होंने एक घूमता हुआ भंवर बना लिया। एक तेज आवाज हुई, लेकिन मिंगहाओ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शांगगुआन शियू के पीछे का भंवर अचानक फट गया, जिससे छर्रे बाहर निकल आए। शांगगुआन शियू आगे की ओर गिरा, जिससे उसके कपड़े के काफी टुकड़े फट गए। उसकी आंखें गुस्से से जल उठी। तो तुम क्यों इस संघनन के 7वें स्तर पर पहुंच गए हो? शांगगुआन शियू ने घूर कर देखा जब मिंगहाओ तेजी से दूर भाग गया। उसने अपना पीछा जारी रखा, हालांकि ज्यादा सावधानी से। वह जानता था कि मिंगहाओ बेहद चालाक है और उसे कम करके नहीं आंका जा सकता। उसे अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। जब उसने मिंगहाओ द्वारा अभी इस्तेमाल की गई तकनीक तलवारों के टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करने के बारे में सोचा, तो शांगगुआन शियू थोड़ा अचंभित रह गया। अगर मिंगहाओ का साधना आधार ऊंचा होता तो अभी किया गया हमला भले ही उसे मार न पाता, उसे गंभीर रूप से घायल कर देता। वह इतना छोटा है, फिर भी इतना खतरनाक। तलवारें फोड़ना तो बस एक मनोरंजन था। धिक्कार है, उसने अपनी गति बढ़ा दी और मिंगहाओ का पीछा करते हुए एक प्रकाश की किरण में बदल गया। शाम के समय आसमान में अंधेरा छाने पर 2 लोग तेजी से आगे बढ़े। चमकता चांद नीचे देख रहा था, उसकी निगाहें उन्हें रोशन कर रही थीं। मिंगहाओ का चेहरा गंभीर था। उसने कुछ राक्षसी कोर खा लिए थे। हालांकि उत्तरी सागर ने उसे दांव दिखा दिया था और वह अगले स्तर तक पहुंच गया था, फिर भी उसकी वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं थी। वह क्योई संघनन के 7वें स्तर पर था, लेकिन अपने पीछा करने वाले को खोने का कोई रास्ता नहीं था। वह किसी संकट में था। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इस आदमी को मार डालूंगा, मिंगहाओ ने सोचा। जब उसने उनके बीच की अकथनीय दुश्मनी पर विचार किया, तो उसे एहसास हुआ कि यह सब उसके प्रतिद्वंद्वी के लालच की वजह से था। बार यह बेहद परेशान करने वाला था। शांगगुआन शियू की ओर देखते हुए मिंगहाओ ने दांत पीस लिए। जैसे ही उसकी उड़ती तलवार की शक्ति समाप्त हुई, वह जमीन पर उछल पड़ा और जंगली पहाड़ों की ओर दौड़ पड़ा। वह रिलायंस संप्रदाय की ओर नहीं, बल्कि दाकिंग पर्वत के पूर्व की ओर जा रहा था, जहां पहाड़ों की एक श्रृंखला समतल भूमि और झाऊ राज्य की राजधानी की ओर उठती गिरती थी। यहाँ पहाड़ अनगिनत थे, यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा। रिलायंस संप्रदाय के आसपास के क्षेत्र। यह पर्वत श्रृंखला झाऊ राज्य की सबसे बड़ी थी और इसे स्टेट शील्ड पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता था। दूर से आप उनके आगे देख नहीं सकते थे और रात में वे किसी निद्रालु अजगर की लहराती रीढ़ की हड्डी की तरह ऊपर उठते थे और एक ऊंची हवा छोड़ते थे। मिंगहाओ ने अपना सिर नीचे किया और स्टेट शील्ड पर्वतों की गहराई में तेजी से आगे बढ़ा। पिछले 3 सालों में यह पहली बार नहीं था जब वह अपनी जान बचाकर भागा था। उस साल काले पहाड़ पर अपने अनुभव से मिंगहाओ जानता था कि अवसरों का लाभ कैसे उठाया जाए। वह जितनी तेजी से उड़ सकता था उड़ता गया और पहाड़ों में और भी गहराई तक जाता गया। शांगगुआन शियू ने अपनी खोज में कोई कमी नहीं छोड़ी। मिंगहाओ जहां भी जाता वह उसका पीछा करता। उसका मन पक्का था, वह मिंगहाओ को मारकर उसका खजाना छीन लेगा। और फिर भी वह जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वह जो औषधीय पौधा उगा रहा था वह पक चुका था और कटाई के लिए तैयार था। अगर वह बहुत धीमा होता तो वह मुरझा जाता, जिससे उसकी भविष्य की योजनाएं चौपट हो जाती। उसके अनुमान के अनुसार मिंगहाओ की देखभाल में 1-2 दिन से ज्यादा लगना चाहिए था। इतनी देर तो ठीक थी। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वह बंजर पहाड़ों में उसका पीछा करता रहा। उस जगह से लगभग 500 किलोमीटर दूर, जहां मिंगहाओ और शांगगुआन शियू झाऊ राज्य के राज्य ढाल पर्वतों में दाखिल हुए थे, एक ऊंचा पर्वत उभरा। पहाड़ की चोटी बादलों को चीरती हुई दूर से दिखाई दे रही थी। पहाड़ के आधे हिस्से से लेकर उसके शिखर तक सब कुछ सफेद बर्फ से ढका हुआ था। यह विशाल था, आसपास के किसी भी पहाड़ से कहीं ज्यादा बड़ा, और इसकी चोटी से प्रकाश की किरणें निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो बहते पानी की तरह पहाड़ को ढक रही हों। इस पहाड़ के बगल में एक और पहाड़ था, जिसकी चोटी मानो कटी हुई हो, जिससे एक गोल पठार जैसा चबूतरा बन गया हो।
उस चबूतरे पर लंबे सफेद वस्त्र पहने लगभग 100 साधक इकट्ठे थे। वे युवा थे। समूह में सबसे छोटा 11 या 12 साल का था और सबसे बड़ा 17 या 18 साल का। लड़के और लड़कियां थे और सभी के चेहरे पर उत्सुकता के भाव थे। कुछ अपने साधना आधार को छिपाए हुए लग रहे थे और उनके चेहरे गर्व और अडिग लग रहे थे। समूह के कुछ लोग ची संघनन के 7वें या 8वें स्तर पर थे और कुछ तो 9वें स्तर पर भी थे। सबसे कमजोर लोग 5वें या 6ठे स्तर पर थे। चाउ राज्य में ऐसा कोई संप्रदाय नहीं था जिसके ऐसे शिष्य हों। स्पष्ट रूप से जिसने भी युवाओं के इस समूह को इकट्ठा किया था वह दक्षिणी क्षेत्र का एक प्रमुख संप्रदाय था। उनके सभी वस्त्र एक जैसे थे और वे एक प्रभावशाली भाव बिखेर रहे थे, मानो उनमें अपने आसपास की हर चीज को प्रभावित करने की शक्ति हो। उनमें से कुछ में असाधारण प्रतिभा छिपी थी और वे सभी जोश से भरे हुए थे। स्पष्ट रूप से वे साधना जगत के थे। ये मेरे कुछ बाहरी संप्रदाय के शिष्य हैं, एक आवाज ने आत्मसंतुष्ट हंसी के साथ कहा। क्या सोचते हो, सन की सोंग? समूह के आगे मंच के किनारे पर 2 बूढ़े पालथी मारकर बैठे थे। उनके बीच एक गोबोर्ड बिछा हुआ था। जो व्यक्ति हंसा था वह उन्हीं बूढ़ों में से एक था। उसके बाल सफेद थे, उसने सफेद वस्त्र पहना हुआ था और उसका व्यवहार किसी दिव्य पुरुष जैसा था। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी और गर्व से भरी हुई थीं। वह हंसता रहा। उसके सामने सन की सोंग बैठा था, जिसने एक लंबा काला वस्त्र पहना हुआ था जो इंद्रधनुषी चमक से झिलमिला रहा था। उसके लंबे सफेद बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका वायलेट फेट संप्रदाय निश्चित रूप से दक्षिणी क्षेत्र के 5 महान संप्रदायों में से एक कहलाने के योग्य है। आपके बाहरी संप्रदाय के शिष्यों में स्पष्ट रूप से कुछ आशाजनक विषय हैं। वुडिंग की सन की सोंग मुस्कुराया और एक ठंडी हवा सी बह निकली। देखने वाले शिष्यों के मन कांप उठे। ठीक है, चलो हम अपनी शर्त पूरी करते हैं, सफेद वस्त्रधारी आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके हाथ ने छीनने की कोशिश की और अचानक एक बड़ा पत्थर प्रकट हुआ, लगभग एक इंसान के सिर के आकार का। वह उसके बगल में जमीन पर गिर पड़ा। वह अधेरा और अपारदर्शी था, फिर भी उसके अंदर एक काली चमक टिमटिमाती दिखाई दे रही थी। अंदर असंख्य टिमटिमाती हुई चमक दिखाई दे रही थी, मानो वह असंख्य रत्नों से बनी हो। यही मैं लगा रहा हूँ, एक स्वर्गीय क्रिस्टल। सफेद वस्त्रधारी आदमी की आंखें चमक उठी जब उसने एक सेंट्रिक सोंड को देखा। कोई बात नहीं, एक सेंट्रिक सोंड ने अपनी आस्तीन झटकते हुए कहा। यही वह ताराखंड है जिस पर तुम्हारी नजर थी। लोहे का एक बड़ा टुकड़ा प्रकट हुआ, लगभग मुट्ठी के आकार का। उससे एक काली चमक निकल रही थी, मानो वह नजर आने वाली हर चीज को निगल जाए। यह साफ तौर पर कुछ भी साधारण नहीं था। पहाड़ की चोटी पर झंडा देख रहे हो। अगर तुम्हारे शिष्य उस झंडे को गिरा सकते हैं तो तुम जीत जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे वायलेट फेट सेक्ट के शिष्य पहाड़ पर चढ़ने में सक्षम नहीं हैं, तो तुम्हारा स्वर्ग क्रिस्टल मेरा है। वह संतुष्ट होकर हंसा। डरो मत, सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने आत्मविश्वास से भरे व्यंग्य के साथ कहा। मेरे शिष्य तुम्हारे तुच्छ ध्वजस्तंभ को जरूर तोड़ सकते हैं। वे पहाड़ को भी साफ कर देंगे। इसके खजानों को लूटो और अपने द्वारा पाले गए सभी राक्षसी जानवरों को मार डालो। ऐसा होने पर अपनी बात से पीछे मत हटना। मैं 400 वर्षों से स्वर्ग और पृथ्वी पर विचरण कर रहा हूँ और अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटा। हाँ, मैंने इस पर्वत को अनेक खजानों और आत्मिक रत्नों से भर दिया है, साथ ही अनगिनत अनोखे आत्मिक जानवरों से भी, जिन्हें मैंने सावधानी पूर्वक पाला है। लेकिन मेरी बात याद रखो, एक बार पर्वत खुल जाने के बाद नीम स्थापना चरण से नीचे का कोई भी व्यक्ति 7 दिनों के लिए प्रवेश कर सकता है। इसमें आपके बैंगनी भाग्य संप्रदाय के शिष्य, साथ ही किसी भी अन्य संप्रदाय के शिष्य शामिल हैं। कोई भी कुशल व्यक्ति खजानों को प्राप्त कर सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी आ जाए जो उन सभी को साफ कर सके, तो भी मैं मुंह नहीं मोड़ूंगा। अपनी बात से पीछे हटने की तो बात ही छोड़िए। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा उपनाम सोंड नहीं है। सन की सोंड ने ये सभी शब्द सिर ऊंचा करके अडिग भाव से और निर्णायक स्वर में कहे। लेकिन जो भी बिना कौशल वाला है, जो खजाने नहीं कमा पाता और पहाड़ की चोटी पर नहीं चढ़ पाता, वह मेरे आत्मिक जानवरों का भोजन बन जाएगा। यही उनकी नियति है। यह कहते हुए उसकी मुस्कान और भी ठंडी हो गई और उसकी आंखों में व्यंग्य भर गया। मेरे सभी वायलेट फेट संप्रदाय के शिष्य अपने साथियों में सबसे उत्कृष्ट हैं। वुडिंग की ने तीखी नजरों से कहा। उसकी आवाज ऊंची हो गई। तुम्हारे पहाड़ को साफ करना उनके लिए हाथ फेरने जितना आसान होगा। मेरे खजाने वाले पहाड़ के चारों ओर 100 किलोमीटर तक आत्मिक जानवर आजादी से घूमते हैं। मैंने पूर्वी सागर की तलहटी से मिट्टी लाकर जमीन को उपजाऊ बनाया है, जिसने 10,000 सालों से दिन का उजाला नहीं देखा। मैंने दक्षिणी क्षेत्र से तियान शान पर्वत की चोटी को भी इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बनाने के लिए लाया है और पूरे 60 साल के चक्र में इसे परिष्कृत करके पहाड़ में समाहित कर दिया है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ मौजूद हर आत्मिक जानवर मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त एक उत्कृष्ट नमूना है। वे शैतानी और अनोखे उत्परिवर्तित जानवर हैं, जिन्हें मैंने बड़ी मेहनत से दुनिया भर से इकट्ठा किया है। मुझे लगता है कि आपके द्वारा लाए गए 100 या उससे ज्यादा शिष्य मेरे आत्मिक जानवरों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं हैं। सन की सोंड ने अपनी दाढ़ी धीरे से रगड़ते हुए गुस्से से कहा। यह जॉन एले, जिंगपिंग लाई, एरिक गोर्डन, क्रिस्टियन डेला क्रूज, साई पाकलापत, मार्को पाचेकोडेरा, क्रिस शर्मन, शीला मुगन, तजांद्रा जोहान्स, दीप भट्टाचार्य, एलन पोर्टर, डैनियल डेलाने, स्टीवन मेलिंडेज, अब्दुल अजीम नसीरा डायना और ऑस्टिन मिनेट द्वारा प्रायोजित 5 विशेष अध्यायों की एक श्रृंखला है। मेरा वायलेट फेट संप्रदाय दक्षिणी क्षेत्र के महान संप्रदायों में से एक है। ये भले ही बाहरी संप्रदाय के शिष्य हों, लेकिन संप्रदाय में प्रवेश पाने के लिए भी इनमें से प्रत्येक ने 9 कठिन परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। हर महीने वे अपने शरीर को एक आत्मिक झरने में विसर्जित करते हैं। उनके पास अमूल्य सामग्री का अक्षय भंडार है। इन सभी में असाधारण छिपी हुई प्रतिभा है, जो शायद ही किसी संप्रदाय में देखने को मिलती है। ये शिष्य तुम्हारे घटिया पहाड़ को एक हाथ के इशारे से समतल कर सकते हैं। जहाँ तक तुम्हारे राक्षसी जीवों की बात है, वे मेरे शिष्यों के खाने के भी लायक नहीं हैं। वे उत्परिवर्तित जानवर नहीं हैं, वे मठ जानवर हैं। वुडिंग की ने आंखें फाड़कर घूरा। उसके पीछे खड़े शिष्यों ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और सन की सोंड की तरफ देखने लगे। सन की सोंड एक पल के लिए हैरान होकर देखता रहा।
उसने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और कुछ कहने ही वाला था कि वू डिंगकी अचानक उछल पड़ा और अपने शिष्यों की ओर मुड़ा। वायलेट फेट सेक्ट के शिष्यों, वह गर्जा। हो सकता है कि तुम पहली बार इस संप्रदाय से बाहर निकल रहे हो, लेकिन यह पर्वत, जहाँ जीवन और मृत्यु पूर्व निर्धारित हैं, आंतरिक संप्रदाय के लिए पदोन्नति का प्रशिक्षण स्थल है। जो कोई भी पर्वत पर कदम रखेगा और आधे रास्ते तक पहुंचेगा, उसे याद रखा जाएगा। जो कोई भी पर्वत की चोटी तक पहुंचेगा, उसे और भी ज्यादा याद रखा जाएगा। और जो कोई भी उस घटिया झंडे को तोड़ पाएगा, वह मेरा निजी शिष्य होगा और उसे वायलेट फेट आंतरिक संप्रदाय में तुरंत पदोन्नति मिलेगी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? आगे बढ़ो। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी शिष्यों के चेहरे प्रेरणा से भर गए और उनकी आंखें चमक उठीं। यह उनका संप्रदाय से बाहर जाने का पहला अवसर था। कुछ आंतरिक संप्रदाय के सदस्य बनने के लिए तरस रहे थे, तो कुछ खजाने प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। संप्रदाय में सुनी गई अफवाहों के अनुसार झाऊ राज्य के इस खजाने वाले पहाड़ में भारी मात्रा में आत्मा रत्न, औषधीय गोलियां और जादुई वस्तुएं छिपी हुई थीं। लगभग 100 शव पहाड़ की ओर तेजी से बढ़े, एक चौंकाने वाला दृश्य। पहाड़ की चोटी बहुत ऊंची थी और पहाड़ स्वयं जंगल से घिरा हुआ था। लगभग तुरंत ही पेड़ों के भीतर से गड़गड़ाहट की आवाजें उठी। जंगली जानवरों की दहाड़ ने शांत रात के सन्नाटे को भंग कर दिया। 2 घंटे बीत गए, जिसमें दानवपशु वन, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों से लगातार दयनीय चीखें गूंजती रहीं। अचानक बैंगनी भाग्य संप्रदाय के 7-8 शिष्य जंगल से भाग निकले। उनके चेहरे भय से भर गए। उनका पीछा 3 शक्तिशाली जानवर कर रहे थे, जिनके सिर अजगर के थे और बाघों के शरीर। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके पैरों तले जमीन हिल गई। इन तीनों जानवरों की जीवन शक्ति असीम लग रही थी। उनकी शक्ति असाधारण। उनके फर लंबे और घने थे, जिससे वे आम राक्षसी जानवरों से बिल्कुल अलग दिखते थे, बेहद क्रूर और भयंकर। जब वे सांस लेते, तो उनकी आभा धुंध के सांपों में बदल जाती, जो उनके शरीर के चारों ओर लिपट जाती, जिससे अनुभवहीन नौसिखिए शिष्य डर के मारे मर जाते। उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे तेज गति से भाग गए। जैसे ही उन्होंने पेड़ों के नीचे पैर रखा, राक्षसी जानवरों ने उनका पीछा करना बंद कर दिया। उन्होंने 7-8 शिष्यों को बुरी तरह घूरा, फिर मुड़कर जंगल में वापस गायब हो गए। समतल पठार पर सनकी सोन खिलखिलाकर हंसा। देखो वू डिंगकी, ये वे आत्मिक जानवर हैं जिन्हें मैंने पाला है। तुम क्या सोचते हो? अगर तुम्हारे शिष्य किसी आत्मिक झरने में भी पले थे, तो भी कोई फायदा नहीं होगा। खजाने के पहाड़ पर और भी ज्यादा शक्तिशाली आत्मिक जानवरों की तो बात ही छोड़ो, तुम्हारे बैंगनी भाग्य संप्रदाय के शिष्य आत्मिक जानवर के जंगल से भी आगे नहीं बढ़ सकते। वू डिंगकी अपने सफेद वस्त्र में वहां बैठा था। उसके चेहरे पर एक अप्रिय भाव था। उसने 7-8 साधकों को गुस्से से घूरा। फिर भी उसकी आवाज हमेशा की तरह घमंडी थी। उसने शांति से कहा, वे शिष्य तो सिर्फ क्योई संघनन के 5वें या 6ठे स्तर पर हैं। मेरे संप्रदाय के सच्चे चुने हुए सभी अभी भी जंगल में हैं। ज्यादा देर नहीं लगेगी जब वे तुम्हारे घटिया पहाड़ पर कदम रखेंगे, फिर वे वहां तुम्हारा छिपा हुआ सारा कबाड़ साफ कर देंगे। समय बीतता गया, 2 घंटे और अब तक कोई भी राक्षसी जानवरों के जंगल को पार करके पहाड़ पर कदम नहीं रख पाया था। पेड़ों से दयनीय चीखें और विलाप की आवाजें आ रही थीं, और कुछ ही देर में जंगल के किनारे पर कोहराम मच गया, क्योंकि वायलेट फेट संप्रदाय के 10 या उससे ज्यादा अनुयायी डर के मारे भाग खड़े हुए। उनके चेहरे डर से भर गए थे और उनमें से कुछ घायल भी हो गए थे। संप्रदाय से बाहर यह उनका पहला मौका था, और वे घर के अंदर उगे फूलों जैसे थे, जिन्होंने कभी हवा और बारिश का सामना नहीं किया था। पांच चीखते हुए राक्षसी जानवरों का एक समूह उनका पीछा कर रहा था। एक भयंकर काला बाघ था, दूसरा लगभग 6 मीटर लंबा एक विशाल मोर था। बाकी को पहचानना मुश्किल था, लेकिन वे स्पष्ट रूप से असाधारण थे। पठार पर सनकी सोंग ने एक बार फिर आत्मसंतुष्ट हंसी हंसी। वह बहुत उत्साहित लग रहा था। वू डिंगकी का धीरे धीरे उदास होता चेहरा देखकर वह और भी खुश हो गया। वू डिंगकी, क्या ये सचमुच आपके वायलेट फेट संप्रदाय के सबसे उत्कृष्ट शिष्य हैं? लगता है किसी आत्मा के झरने में पलने भरने से कुछ खास नहीं होता। मुझे डर है कि अगर वे कीमती चीजों से बना खाना भी खाए, तो भी उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। मेरा खजाना पहाड़ दक्षिणी क्षेत्र में दुर्लभ असामान्य वस्तुओं से भरा है। मैंने पिछले वर्षों में अपनी सारी ऊर्जा इसी परियोजना पर खर्च की है। वर्षों तक अपने प्राणियों को ताकतवर बनने देने के बाद मेरा पहाड़ तैयार है। मैं काफी समय से तुम्हारे बैंगनी भाग्य संप्रदाय के इस अग्नि परीक्षा के लिए आने का इंतजार कर रहा था। वू डिंगकी का चेहरा इतना गंभीर हो गया कि ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण ज्वालामुखी की तरह फट जाएगा। कठोर स्वर में उसने कहा, यह बस एक घटिया पहाड़ है, इसमें डींग मारने लायक कुछ भी नहीं है। मैं एक हाथ के इशारे से इसे पूरी तरह से समतल कर सकता हूँ। जो भी शिष्य वापस आए हैं, वे बेकार हैं, सच्चे चुने हुए लोग हैं। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। मुट्ठी भर शिष्य राक्षसी वन के किनारे से दौड़ते हुए आए थे। वह उछलकर खड़ा हो गया। गरजते हुए उसने कहा, वापस अंदर जाओ। अगर किसी ने भागने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें संप्रदाय से निकाल दूंगा। उसकी दहाड़ पूरे देश में गूंज उठी, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं। उसने उसे लगभग 50 किलोमीटर के दायरे तक सीमित कर दिया। जब उन्होंने उसे सुना, तो जंगल से भागे हुए शिष्यों के चेहरे पीले पड़ गए और वे कांपने लगे। उनकी भागने की हिम्मत नहीं हुई। दांत पीसते हुए वे मुड़े और वापस लौट गए। उनका पीछा कर रहे राक्षसी जानवर भी डर गए और हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जो 20 या उससे ज्यादा शिष्य राक्षसी जंगल से भाग चुके थे, उनके चेहरे और भी पीले पड़ गए और वे हिचकिचाने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें वापस अंदर जाना चाहिए या नहीं। चाहे वो बैंगनी भाग्य संप्रदाय के शिष्य हों या किसी और संप्रदाय के, इन 7 दिनों के दौरान कोई भी मेरे आत्मा जानवर जंगल में प्रवेश कर सकता है। सनकी गीत ने जोरदार हंसी के साथ कहा, मेरे खजाने के पहाड़ पर कदम रखने का हुनर रखने वाला कोई भी व्यक्ति खजाने को लूट सकता है। मैं न तो उन्हें रोकूंगा, न ही मुंह से कोड़ूंगा। यहाँ तक कि पहाड़ की चोटी पर लगा झंडा भी शिकार के लिए खुला है। वहाँ मैंने ब्रह्मांड का एक थैला रखा है, जिसमें पहाड़ और नदियां समा सकती हैं। उसकी हंसी सुनकर वू डिंगकी का चेहरा और भी भद्दा हो गया। उसे लगने लगा था कि यह सनकी सोंग बहुत ज्यादा द्वेषपूर्ण है। उसने पहाड़ को खजानों से भर दिया था और उसे पूरा भरोसा था कि उसे छुआ तक नहीं जाएगा। वू डिंगकी ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और जाने लगा।
वह पहले ही बहुत अपमान सह चुका था और अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन उसके जाने से पहले ही सन की सोंड खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया। साथ ही दाऊवादी वू, हमारा एक समझौता हुआ है। गो का खेल खत्म होने से पहले हम दोनों में से कोई भी नहीं जा सकता। आप दक्षिणी क्षेत्र के एक महान संप्रदाय के एक बुजुर्ग हैं। आप अपनी बात से पीछे तो नहीं हटेंगे ना? हंसते हुए उसकी दाढ़ी थोड़ी ऊपर उठ गई। उसका चेहरा गर्व से भर गया था और ऐसा लग रहा था कि वह वू डिंगक्यू को जाने नहीं देना चाहता था। उस समय मिंग हाओ कई हजार किलोमीटर दूर पहाड़ी जंगल में तेजी से उड़ रहा था। उसके चारों ओर पतझड़ के पत्ते हवा में तैर रहे थे और उसके पीछे शंगगुआन शी उसका पीछा कर रहा था और उसके अंदर से हत्या की भावनाएं निकल रही थीं। यह स्टेट शील्ड पर्वत श्रृंखला अनंत काल तक चलती है, मिंग हाओ, शंगगुआन शी ने भयावह स्वर में कहा। इसकी गहराई धुंध से भरी है। इस दिशा में जाना मौत का रास्ता चुनने के समान है। चुप हो जाओ, मिंग हाओ ने ठंडे स्वर में कहा। उसने भौहें चढ़ाई। इस पूरे समय में उसने यही पहली बात कही थी। वह शंगगुआन शी से सचमुच परेशान हो रहा था। जहां तक उसका सवाल था, अगर वह उसका पीछा करना चाहता था तो ठीक था, लेकिन यह लगातार बकबक अनावश्यक थी। शंगगुआन शी की आंखें चमक उठी और उसने अपने हाथ आगे उठाए, फिर उन्हें आपस में थपथपाया। मिंग हाओ को अचानक सीने में एक जोर का दर्द महसूस हुआ जो थप्पड़ की आवाज के साथ ही हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई तेज तलवार उसके दिल को चीर रही हो। उसका चेहरा दर्द से भर गया और उसने खून की फुहारें उगल दी। आखिरकार बोल ही दिया, साले, तुम मेरी चाल में फंस गए। यह मेरे परिवार का एक खास जादू था जो दिल और रक्तवाहिकाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। एक भयावह मुस्कान के साथ उसने अपनी गति बढ़ा दी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक 5 रंगों वाला मोती प्रकट हुआ। उसने उसे आगे फेंका और वह मिंग हाओ की ओर झपटा। उसके पहुंचने से पहले ही वह अचानक फट गया और धुंध की कई 5 रंगों वाली धाराओं में बदल गया, जो फिर एक भयानक दुष्ट आत्मा के रूप में विलीन हो गई। मिंग हाओ की ओर झपटे हुए वह चीखने लगा। मिंग हाओ ने गंभीर भाव से पीछे मुड़कर देखा। मुंह से खून थूकने का भी समय न मिलने के कारण उसके हाथ मंत्रोच्चार के हावभाव में फटकने लगे और उसका शरीर तेज गति से आगे बढ़ने लगा। जैसे ही 5 रंगों वाली धुंध आत्मा पास आई, उसके बाएं हाथ में सिर के आकार का एक जल ग्लोब बन गया। उसके दाहिनी ओर से 30 मीटर लंबा एक दहाड़ता हुआ फ्लेम पाइथन निकला। सबसे पहले जल ग्लोब आगे बढ़ा और फटकर जल बाणों की वर्षा हुई। फ्लेम पाइथन आगे की ओर उड़ा, फिर हवा में ही फट गया, जिससे भयंकर गर्मी फैल गई। रात की हवा में इससे पानी की बूंदें धुंध में बदल गईं। मिंग हाओ के साधना केंद्र से आने वाली आभा से प्रेरित होकर इसने उस क्षेत्र को घेर लिया, जिससे 5 रंगों वाली धुंध आत्मा असमंजस में पड़ गई। वह अब मिंग हाओ की स्थिति को पहचान नहीं पा रही थी। शंगगुआन शी की दृष्टि भी धुंधली हो गई, जिससे वह स्तब्ध रह गया। जैसे ही धुंध दिखाई दी, उसके आश्चर्य से उभरने का मौका मिलने से पहले ही 2 ठंडी नीरव किरणें उसकी ओर बढ़ीं। एक तेज आवाज गूंजी और मिंग हाओ ने हल्की आह भरी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी दिशा बदली और आगे बढ़ता रहा, खुद को फिर से भरने के लिए एक राक्षसी कोर निगलता रहा। उसके पीछे एक भयंकर गर्जना सुनाई दी और एक तेज बवंडर ने तुरंत कोहरे को छट दिया। शंगगुआन शी आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था, उसके दाहिने हाथ के घाव से खून टपक रहा था। धुंध आत्मा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अभी अभी जो हुआ था उसके बारे में सोचते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अगर उसने 2 लकड़ी की तलवारों को रोकने के लिए मिस्ट स्पिरिट का विस्फोट न किया होता तो वह अपना दाहिना हाथ खो देता। फिर भी उसका हाथ कटकर खुल गया था। और भी ज्यादा चिंताजनक बात यह थी कि उसने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे घाव से बाहर निकल रही है। इसके अलावा घाव सामान्य से उतनी तेजी से नहीं भर रहा था। वह रक्त प्रवाह तो रोक सकता था, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा का रिसाव नहीं। यह सुअर बहुत चालाक है। उसके पास कुछ निम्न स्तरीय तकनीकें हैं, लेकिन वह उनका इस्तेमाल कई चालाक तरीकों से करता है। इससे निपटना वाकई मुश्किल है। शंगगुआन शी ने भौहें चढ़ाई, लेकिन वह अपनी जिद्दी खोज में लगा रहा। वे दोनों आगे बढ़े और समय बीतता गया। कुछ ही देर में भोर हो गई। रात भर पीछा करने और भागने के बाद दोनों थक चुके थे। जहां तक मिंग हाओ की बात है, उसकी हालत थोड़ी बेहतर थी। हालांकि उसे आराम करने का कोई मौका नहीं मिला था, फिर भी उसने काले पहाड़ में इस तरह की खोज का अनुभव किया था। बस फर्क इतना था कि दुर्भाग्य से इन जंगली पहाड़ों में कोई राक्षसी जानवर नहीं था। अगर होता तो शंगगुआन शी से निपटना थोड़ा आसान होता। शंगगुआन शी का मिंग हाओ जैसे साधक से सामना पहली बार था, जिसने अनगिनत चालाक तरीके अपना रखे थे। लकड़ी की 2 तलवारें खास तौर पर हैरान करने वाली थीं। उसने शुरू में मिंग हाओ का पीछा तब तक करने की योजना बनाई थी जब तक उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म न हो जाए। इसके बजाय वह किसी अजगर या बाघ की तरह जीवंत और ऊर्जा से भरपूर लग रहा था। क्या उसके पास औषधीय गोलियों का असीमित भंडार था? अगर कोई संघनन के 7वें स्तर पर उससे निपटना इतना मुश्किल है, तो उच्च स्तर पर वह कितना भयानक होगा। शंगगुआन शी ने अपना जबड़ा भींचा, एक औषधीय गोली निगल ली और फिर अपना पीछा जारी रखा। वह कोई संघनन चरण के 9वें स्तर का था, जो मिंग हाओ के ही स्तर का था। अपनी थोड़ी ज्यादा गति के बावजूद वह पीछा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। बेशक वह नहीं जानता था कि हालांकि मिंग हाओ 7वें स्तर पर था, उसकी साधना पद्धति रिलायंस संप्रदाय में इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य पद्धति नहीं थी, बल्कि उत्कृष्ट आत्मा शास्त्र की कोई संघनन नियमावली की पद्धति थी। हालांकि मिंग हाओ ने आक्रमण तकनीकों से संबंधित कोई विशेष ग्रंथ नहीं पढ़ा था, फिर भी आध्यात्मिक ऊर्जा से संबंधित मामलों में वह एक सामान्य साधक की तुलना में कहीं अधिक समय तक टिक सकता था। कुछ राक्षसी कोर की अतिरिक्त सहायता के साथ शंगगुआन शी उसे कम समय में पकड़ नहीं सकता था। भोर होने तक वे दोनों बहुत लंबी दूरी तय कर चुके थे। मिंग हाओ के सामने एक अविश्वसनीय रूप से ऊंचा पर्वत दिखाई दिया, जिसकी चोटी आसमान तक फैली हुई थी और उसका ऊपरी आधा भाग बर्फ से ढका हुआ था। एक नजर में ही कोई भी बता सकता था कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यह जॉन एले, जिंगपिंग लाई, एरिक गोर्डन, क्रिस्टियन डेला क्रूज, साई पाकलापत, मार्को पाचेकोडेरा, क्रिस शर्मन, शीला मुगन, तजांद्रा जोहान्स, दीप भट्टाचार्य, एलन पोर्टर, डैनियल डेलाने, स्टीवन मेलेंडेज, अब्दुल अजीम नसीरा डायना और ऑस्टिन मिनेट द्वारा प्रायोजित 5 विशेष अध्यायों की एक श्रृंखला है।
जैसे ही उसकी नजर अपने सामने वाले पहाड़ पर पड़ी, मिंग हाओ की आंखें चमकने लगीं। वह पहाड़ साफ तौर पर असाधारण था और शायद उसमें कुछ राक्षसी जानवर भी थे। खैर, उसके पास सोचने का ज्यादा समय नहीं था। जैसे ही वह सीधे उसके नीचे स्थित पहाड़ी जंगल की ओर बढ़ा, उसका शरीर चमक उठा। उसके पीछे शांगगुआन शियू के हाव भाव बदल गए। उसका साधना केंद्र मिंग हाओ से ऊंचा था। उसने कई वर्षों तक साधना जगत में कदम रखा था और बहुत कुछ देखा था। वह समझ सकता था कि इस पहाड़ में कुछ गड़बड़ है। लेकिन जैसे ही उसने मिंग हाओ को आगे बढ़ते देखा, उसने अपने संदेह दूर कर दिए, दांत पीस लिए और उसका पीछा करने लगा। इस बीच पठार पर सफेद वस्त्र पहने वू डिंगकी और सन की सोंग बैठे थे, मानो गो खेल रहे हों, लेकिन वास्तव में उनका ध्यान नीचे हो रही लड़ाई पर था। उनकी दृष्टि से यह स्पष्ट था कि वायलेट फेट संप्रदाय के शिष्य पहाड़ी जंगल में फंस गए थे और पूरी रात के बाद पहाड़ पर कदम नहीं रख पा रहे थे। एक एक करके राक्षसी जानवरों ने उन्हें खदेड़ दिया। वायलेट फेट संप्रदाय के शिष्य सचमुच असाधारण हैं, सन की सोंग ने हंसते हुए कहा। आत्मिक जानवर के जंगल में पूरी रात रह पाना बहुत अच्छी बात है। वू डिंगकी, तुम्हें सचमुच गर्व होना चाहिए। वह बेहद संतुष्ट लग रहा था और वू डिंगकी के चेहरे पर उदासी देखकर और भी खुश हो गया। जंगल में अपने शिष्यों की दयनीय स्थिति देखकर वू डिंगकी का चेहरा और भी उदास हो गया। उसने एक ठंडी सिसकारी भरी। वू डिंगकी, तुम्हें सचमुच गर्व होना चाहिए। पिछली बार जब गोल्डन फ्रॉस्ट संप्रदाय मेरे पास अग्नि परीक्षा देने आया था, तो वे सभी मेरे आत्मिक प्राणियों से हार गए थे। उनमें से एक भी मेरे खजाने के पहाड़ पर उन शक्तिशाली आत्मिक प्राणियों को देखने नहीं पहुंच सका। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ। मुझे सचमुच उम्मीद है कि तुम्हारे वायलेट फेट संप्रदाय के शिष्य अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यह आत्मिक वन उन आत्मिक प्राणियों से भरा है जिन्हें मैंने बड़ी सावधानी से चुना है। उदाहरण के लिए, उसने गर्व से एक सफेद रंग के वानर की ओर उंगली उठाई। उसका पूरा शरीर, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी बर्फ की तरह सफेद थीं और उसका रूप अविश्वसनीय रूप से भयंकर था। अपने पंजों के एक ही वार से उसने वायलेट फेट संप्रदाय के एक शिष्य का हाथ काट डाला, जिससे चारों ओर खून की बौछार हो गई। वह अविश्वसनीय गति से, मानो सफेद हवा चल रही हो। उसने पहले ही आसपास के वायलेट फेट संप्रदाय के लगभग 7-8 शिष्यों को घायल कर दिया था। यह स्नो पीक का उत्परिवर्तित जानवर है, दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। मुझे यह लगभग 10 साल पहले मिला था। यह बेहद दुर्लभ है। इसके फर को देखो, बर्फ की तरह बिल्कुल सफेद और रेशम की तरह मुलायम। मैं इसे एक दिन अच्छी खासी कीमत पर बेच सकूंगा। सन की सोंग खुद पर प्रसन्न होकर हंसा। सफेद वस्त्र पहने वू डिंगकी और भी ज्यादा गंभीर लग रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सालों बाद सन की सोंग के खजाने के पहाड़ पर इतने शक्तिशाली राक्षसी जानवर होंगे। सन की सोंग बोल ही रहा था कि जंगल के किनारे सफेद बंदर के पास एक आकृति दिखाई दी। वह मिंग हाओ था, जिसके पीछे शांगगुआन शियू पड़ा था। सन की सोंग हंसा। तो कुछ बाहरी लोगों ने घुसपैठ करने का फैसला किया है। वू डिंगकी, कृपया ध्यान दें कि अपना वादा निभाने का क्या मतलब होता है। मैं कोई संघनन अवस्था के किसी भी साधक को इस क्षेत्र में प्रवेश करने से नहीं रोकूंगा। कोई भी प्रवेश कर सकता है। हालांकि वे निश्चित रूप से मर जाएंगे, मैं उन्हें नहीं रोकूंगा। वू डिंगकी ने ठंडी सांस ली। मिंग हाओ और शांगगुआन शियू पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह सफेद वानर को घूरता रहा, जिसका सामना अभी अभी वायलेट फेट संप्रदाय के एक अन्य शिष्य से हुआ था। वह लगभग 17 या 18 साल का लग रहा था। उसके हाथ मंत्रोच्चार में मिला रहे थे और अचानक उसके पीछे एक प्राचीन स्क्रॉल की छवि खुल गई। एक आभा निकली जो सफेद वानर पर नीचे की ओर धकेल रही थी। वह चीख उठा। एक बढ़िया उत्परिवर्तित वानर, वू डिंगकी ने कहा। सन की सोंग, चाहे वह जानवर कितना भी अद्भुत क्यों न हो, वह मेरे शिष्य का पालतू बनेगा। उसका नाम शी यान है। संप्रदाय में प्रवेश करते ही उसे वह प्राचीन स्क्रॉल प्राप्त हुआ जो कोई संघनन के 7वें स्तर पर राक्षसी जानवरों को पकड़ सकता है। अंदर वू डिंगकी का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शांत और उदासीन भाव था, कुछ हद तक गर्व भी। अपनी स्थिति और साधना के आधार को देखते हुए उसे अपने चेहरे पर ऐसा भाव नहीं आने देना चाहिए था। लेकिन सन की सोंग ने उसे खुद को रोक पाना असंभव बना दिया, खासकर पिछली रात के अपमान के बाद। हालांकि जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, एक करुण विलाप सुनाई दिया। शी यान की छाती से खून की बौछार हुई और उसका प्राचीन स्क्रॉल टुकड़े टुकड़े हो गया। वह पीछे हट गया, उसकी आंखों में डर था। सफेद वानर का शरीर फैलने लगा जब तक कि वह लगभग 18 मीटर लंबा नहीं हो गया। उसने अपनी छाती पीट ली, मानो वह शक्ति से लबालब हो गया हो। सन की सोंग जोर से हंसा। वू डिंगकी उस सफेद वानर को घूर रहा था, उसका चेहरा टेढ़ा हो गया था। वह आगे बढ़कर उसे कुचलकर मार डालने के आवेग से जूझ रहा था। उसी क्षण मिंग हाओ जंगल से बाहर निकला। जैसे ही उसकी नजर दहाड़ते हुए वानर पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। उसने दूर से उस डरे हुए युवक को भी देखा, लेकिन उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। स्थिति पर विचार करने का समय आ गया था। लोगों की मौजूदगी में मिंग हाओ ने तांबे का दर्पण नहीं दिखाया। जैसे ही सफेद बंदर ने उसे देखा, उसकी आंखें चमक उठी। जानवर ने उस पर हमला किया और भयंकर रूप से दहाड़ा। मिंग हाओ ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अचानक एक लोहे का भाला प्रकट हुआ, जिसे फैटी के पिता ने उसकी जरूरतों के अनुसार बनाया था। शी यान नाम के युवा साधक ने भाले को प्रकट होते देखा। बेशक लंबे भाले के अलावा तांबे का दर्पण भी प्रकट हुआ, जो मिंग हाओ की आस्तीन में छिपा था। आस्तीन इतनी चौड़ी थी कि कोई भी देखने वाला उसे देख नहीं पाता, खासकर यह देखते हुए कि उसकी नजर लंबे भाले पर कैसे पड़ेगी। भाला सामान्य लोहे का बना था, लेकिन उसकी सतह पर कई जटिल डिजाइन थे, जो सभी मिंग हाओ ने खुद बनाए थे। पहली नजर में यह असाधारण लग रहा था। भाला लहराते हुए वह आगे बढ़ा और उसे हमलावर बंदर की ओर इशारा किया। अचानक सफेद वानर का बड़ा मुंह जोर से फट गया, खून और मांस चारों ओर उड़ने लगा। तुरंत ही चीखें गूंजने लगी। वानर जमीन पर गिर पड़ा और हैरानी से मिंग हाओ को देखने लगा। शायद जब दर्पण किसी घने रोए वाले जानवर पर पड़ता है, तो उसके शरीर के भीतर क्योई में किसी तरह की गड़बड़ी पैदा हो जाती है, जिससे वह फूल जाता है।
राक्षसी जानवर और भी बड़े और ताकतवर होते हैं, इसलिए वह शरीर के किसी भी कमजोर हिस्से से, सिर्फ पिछले हिस्से से ही नहीं, भागने की कोशिश करेगा, जिससे ये विस्फोटक चोटें लग सकती हैं। बेशक यह सब सिर्फ अटकलें थीं, लेकिन सफेद वानर के साथ जो हुआ उसे देखने के बाद मिंग हाओ को दर्पण की थोड़ी बेहतर समझ आ गई। 3 साल तक तांबे के दर्पण को अपने पास रखने के बाद उसे लगा कि यह बात सच के काफी करीब है। हालांकि अब चिंतन का समय नहीं था। उस दुखी सफेद वानर की तरफ एक नजर भी डाले बिना वह लोहे का भाला हाथ में लेकर भाग गया। वह पल भर में गायब हो गया। तभी शंगगुआन शिंग वहां पहुंच गया। उसने चौंक कर सफेद वानर को देखा। सफेद वानर भी हैरान था। तभी उसने देखा कि शंगगुआन शिंग भी एक भाला लिए हुए है और उसका क्रोध फूट पड़ा। वह शंगगुआन शिंग पर झपटा। पठार पर वापस आकर सन की सोंड की हंसी बंद हो गई थी। उसके बगल में वू डिंगक्यू भी आश्चर्य से देख रहा था। वे मिंग हाओ और उसके लोहे के भाले को घूर रहे थे। उनकी आंखें विस्मय से भरी हुई थीं। मिंग हाओ राक्षसी जानवरों के जंगल से तेजी से गुजरा, सफेद वानर की चीखें और शंगगुआन शिंग की दहाड़ें सुनता हुआ। उसकी आंखें चमक उठी और वह ठंडी आवाज में बड़बड़ाया। ज्यादा देर नहीं बीती थी कि उसने आगे से एक और शोरगुल सुना। जल्द ही उसने सफेद वस्त्र पहने 4-5 साधकों को 3 राक्षसी जानवरों से, जिनमें से प्रत्येक 6 मीटर लंबा था, भयंकर युद्ध करते देखा। एक बड़ा काला बाघ था, दूसरा एक मोर था जिसके शरीर से बैंगनी रंग की चमकदार रोशनी निकल रही थी। आखिरी एक विशालकाय चूहा था जो दिखने में भयंकर और क्रूर था और ऐसा लग रहा था कि उसे मारा नहीं जा सकता। जैसे ही मिंग हाओ लड़ाई के बीच में प्रकट हुआ, मोर की आंखों में एक भयानक रोशनी दिखाई दी और वह एक पागल तूफान की तरह सीधे मिंग हाओ की ओर झपटा। हमेशा की तरह शांत, मिंग हाओ लोहे के भाले को आगे की ओर तानते हुए आगे बढ़ता रहा। अचानक विशाल मोर का शरीर कांप उठा और वह बुरी तरह चीख पड़ा। फिर उसका सिर फट गया और वह खून और लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। काला बाघ और विशाल चूहा स्तब्ध रह गए। जैसे ही वे मुख भाव से देखते रहे, मिंग हाओ का शरीर प्रकाश की एक किरण में बदल गया और वह दूर चला गया। बैंगनी भाग्य संप्रदाय के अनुयायी वे स्तब्ध होकर देखते रहे जब मिंग हाओ गायब हो गया। उसके लोहे के भाले ने उन्हें अचंभित कर दिया था। बिना एक पल रुके मिंग हाओ आगे बढ़ता रहा। इसी समय शंगगुआन शिंग ने अपना उग्र पीछा फिर शुरू कर दिया था। मिंग हाओ के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान आ गई। उसने अपनी गति बढ़ा दी और आगे बढ़ता गया। जब भी उसका सामना किसी राक्षसी जानवर से होता, वह उस पर अपना भाला लहराता और वह बुरी तरह चीखते हुए पीछे हट जाता। कोई भी जानवर उसका रास्ता नहीं रोक सका। इसके विपरीत शंगगुआन शिंग हर मोड़ पर रुका हुआ था। उसकी क्रोधित दहाड़ मिंग हाओ से दूर होती जा रही थी। मिंग हाओ को रास्ते में और भी युवा सफेद वस्त्रधारी साधक मिले जो सभी राक्षसी जानवरों के साथ घातक युद्ध में उलझे हुए थे। जैसे ही वह आगे बढ़ता, वह इन बेजोड़ भयंकर जीवों को खून जमा देने वाली चीखों से पीछे हटने पर मजबूर कर देता। साधक मिंग हाओ के पीछे हटते हुए रूप को विस्मय से देखते। वह कौन था? वह लंबा भाला किसी जादुई वस्तु का नाम है। कितना शक्तिशाली है, कितना क्रूर। काश मेरे पास भी ऐसा भाला होता तो मैं इस राक्षसी पशुवन में बेकाबू होकर दौड़ सकता था। मिंग हाओ के चौंकाने वाले मार्ग से बैंगनी भाग्य संप्रदाय के अनुयायियों के बीच बातचीत शुरू हो गई। पठार के ऊपर वू डिंगक्यू की आंखें चमक उठी और उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान आ गई। उसकी हंसी गूंज उठी जो खुशी के साथ साथ प्रसन्न क्रोध से भी भरी थी। तो ये उत्परिवर्तित जानवर हैं, उसने कहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सभी अद्भुत जानवर हैं। मुझे देखने दो। हम कुछ की आंखें गायब हैं, कुछ के सिर निकाले गए हैं, फटे हुए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनके पूरे शरीर खून से लथपथ हैं। एक का तो पिछवाड़ा भी फट गया था। सन की गीत, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह राक्षसी जानवरों का जंगल पूर्वी सागर की मिट्टी से उपजाऊ बना है? और क्या तुमने नहीं कहा था कि ये उत्परिवर्तित जानवर अद्भुत हैं? लगता है आज उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही है। मिंग हाओ को राक्षसी जीव वन से गुजरते देख सन की सोंड के चेहरे पर एक भद्दा भाव छा गया। उसने अपने सभी अनमोल राक्षसी जानवरों को खून से लथपथ, खून जमा देने वाली चीखें निकालते हुए पीछे हटते देखा। जब उसने मोर को मरा हुआ देखा तो उसका दिल मानो चाकू से छलनी हो गया हो। इस प्रकार के मोर को स्नो फीनिक्स कहा जाता था और यह बेहद दुर्लभ था। उसने कई साल पहले इसके लिए काफी ज्यादा कीमत चुकाई थी और इसे एक अनमोल रत्न की तरह पाला था। फिर भी लोहे के भाले ने एक पल में उसका सिर उड़ा दिया। हालांकि वह मर चुका था, उसकी शक्तिशाली जीवन शक्ति ने लाश को ऐंठ कर तड़पने पर मजबूर कर दिया। सन की सोंड को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उसकी आंखों में उदासीनता की चमक थी। किसे परवाह है, उसने कहा। मेरे आत्मा जानवर वन में ढेरों आत्मा जानवर हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे भी यह बच्चा आपके वायलेट फेट सेक्ट का शिष्य नहीं है, तो फिर आप इतने खुश क्यों दिख रहे हैं? उसने हल्के स्वर में कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। यह 5 विशेष अध्यायों की एक श्रृंखला है जिसे जॉन एले, जिंगपिंग लाई, एरिक गोर्डन, क्रिश्चियन डेला क्रूज, साई पकालापट, मार्को पाचेकोडेरा, क्रिस शेरमेन, शीला मुगन, तजंद्रा जोहान्स, दीप भट्टाचार्य, एलन पोर्टर, डैनियल डेलाने, स्टीवन